अब माई बायो करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ और राइट इक्वल टू लिखना पड़ेगा, दिस इज इट। यहाँ पे गाइस देखो माई नेम विल बी इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू हेलो हाउ आर यू। चलो ठीक है, सिंपल। एक कॉमा मुझे देना पड़ेगा इसको सेपरेट करने के लिए। एंड मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, सपोज अगर मैं लिख दूँ इस कल के दिन 20 + 6 इक्वल टू यहाँ पे इज माई एज, इस तरीके से, ठीक है। एंड आप देख सकते हो ऑलरेडी मुझे ये एरर दे रहा है। तो गाइस अब मैं क्या करूँ, console.log माई बायो को मैं अगर कर लूँ कॉपी एंड देन पेस्ट, ध्यान से देखना मुझे एरर आने वाला है, ठीक है। एंड आई थिंक दिस टाइम ये अब राइट में ज़्यादा बेटर लगेगा हमें। चलो ठीक है, देखो CLS कर देता हूँ, एंटर हिट करता हूँ गाइस। ऑब्वियसली 20 + 6 जो है वो बता रहा है अनएक्सपेक्टेड टोकन प्लस, क्योंकि ये जो पार्ट इसको मैं नहीं लिख सकता, ठीक है। मैं भले ही यहाँ पे जाके 26 लिख सकता था, लेकिन फिर भी एक गलती मैंने ये कर दी गाइस। हम कभी भी ऑब्जेक्ट जब भी क्रिएट करते हैं राइट, हम ये जो इक्वल टू साइन नहीं हम यहाँ पे देते हैं इस तरीके से कॉलन। सिंपल Ctrl+S सेव कर देता हूँ। अब मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ CLS, देखो एक सेकेंड, एंड परफेक्ट सी 26 इज माई एज, माई नेम, हेलो हाउ आर यू, कुछ इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है आउटपुट, जो कि सही नहीं है। मैं क्या चाहता हूँ इस डायनेमिक की चाहता हूँ मैं। इट मीन्स कि ये जो माई नेम है, मैं चाहूँगा कि इसके बदले ये एक वेरिएबल है, सपोज ये एक वेरिएबल है एंड इसकी जो वैल्यू हो वो एज अ की अगर मुझे चाहिए। सपोज इसकी वैल्यू क्या है, ये जो माई नेम एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू है फिलहाल विनोद। मैं चाहूँगा यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ये वाली जो वेरिएबल है ना, इसकी डायनेमिक यही है ना, डायनेमिक डेटा। आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है हाउ टू गेट अ डायनेमिक डेटा इन एन ऑब्जेक्ट। तब गाइस आपको क्या करना है, अगर कोई वेरिएबल आप यूज़ करना चाहते हो एंड इंस्टेड ऑफ दैट वेरिएबल नेम आप चाहते हो कि उसकी वैल्यू वहाँ पे ऐड हो जाए, तब आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर देना है, दिस इज इट। द मोमेंट आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हो, इट मीन्स नाउ यू आर डीलिंग विद द डायनेमिक डेटा। इट मीन्स उसके अंदर जो भी नाम है उसकी जो वैल्यू होगी वो वहाँ पे ऐड हो जाएगा। नाउ जो यहाँ पे माई नेम हेलो हाउ आर यू लिखा है, ध्यान से देखना क्या होगा। अगर मैं CLS रहने देता हूँ, नोट पे चलता हूँ एंड बूम गाइस, सी ये तो सेम है 26 इज माई एज, लेकिन विनोद हाउ आर यू, देखो विनोद ऐड हो गया यहाँ पे एंड हाउ आर यू। तो अब आप इस तरीके से डायनेमिक डेटा ऐड कर सकते हो। ये आपका एक न्यू फंक्शनैलिटी ऐड किया गया है इन ECMAScript 2015। एंड ये जो 26 है, अगर अब इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख दूं एंड यहाँ पे अब मैं 20 + 6 लिख दूं, तो गाइस आप इसके अंदर ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हो। एंड बूम गाइस, अगेन इट्स अ 26 ओनली। तो अब ये जो एक न्यू फंक्शनैलिटी है स्क्वायर ब्रैकेट्स वाली, डायनेमिक डेटा को ऐड करने का, मैथमेटिकल ऑपरेशंस को ऐड करने का इनसाइड एन ऑब्जेक्ट, तो ये है ना एकदम ऑसम, एकदम कूल, ठीक है। तो ये हमने एक देख ली। एंड दूसरा एक और है हमारे पास, एंड दैट इज, देखो क्या बोल रहा है ये, अगर यू नो बोथ द की एंड देन वैल्यू, मतलब ये जो की है एंड देन ये वैल्यू है, सपोज अगर इसी में ही मैं ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी है डेटा, कोई नहीं, अगर की एंड देन वैल्यू बोथ आर सेम देन नो नीड टू राइट द की एंड देन वैल्यू। अगर ये जो की है ये वैल्यू अगर दोनों सेम होते हैं तो की एंड वैल्यू मतलब दोनों को लिखने की नीड ही नहीं है, ठीक है। वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये जो पार्ट है इसको मैं कर देता हूँ फिलहाल के लिए अनकमेंट, इसको भी मैं कर देता हूँ अनकमेंट। सो आई हैव टू वैल्यू एक्चुअली, माई नेम एंड देन माई एज, ठीक है। एंड आपको मालूम है अगर ये जो माई नेम है इक्वल टू माई नेम, तो बेसिकली ये जो माई नेम है ये तो मेरा की है, एंड ये जो माई नेम है वो बेसिकली ये वाला पार्ट है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा। इट मीन्स कि अपना खुद का मैं एक की बना रहा हूँ जिसमें मैं ये जो माई नेम 1 की जो वैल्यू है उसको स्टोर करना चाहता हूँ। अगेन माई एज 1, माई एज 1, तो ये मेरी अपनी खुद की एक की है, उसके अंदर ये जो माई एज 1 की जो वैल्यू है वो मैं स्टोर करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे आपको ये चीज़ दिखाना, मोस्ट ऑफ द टाइम हम कुछ ऐसे सिचुएशन में हो जाते हैं जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि मेरा जो की है एंड देन मेरी जो वैल्यू है बोथ आर सेम, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ console.log एंड अगर मैं सिंपली लिख दूँ इस तरीके से माई बायो, ठीक है, एंड लेट्स सी क्या होता है। CLS करता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, तो गाइस मुझे कुछ एरर आ रहा है। एंड वो एरर इसलिए क्योंकि यहाँ तो मैंने 1 हटाया ही नहीं, 1 हटाना था मुझे। Ctrl+S सेव, CLS, एंटर हिट करता हूँ। देखो माई नेम इज इक्वल टू विनोद थापा, ऑब्वियसली ये आ गई वैल्यू, एंड माई एज इज इक्वल टू 26, ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई, ठीक है। लेकिन आप ध्यान से देखोगे बोथ आर सेम ना, तो जब भी की एंड देन वैल्यू सेम होते हैं तो गाइस आपको वो जो की एंड देन वैल्यू है लिखने की नीड ही नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हो, आप डायरेक्टली एज इट इज लिख दो इस तरीके से आपका काम हो जाएगा कितनी ईजिली। एंड आप चाहो तो अब इसको आप एक लाइन में भी लिख सकते हो,
कितनी इजीली। अब एक तरीके से आप ध्यान से देखोगे तो गाइस आपका ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग टाइप भी दिख रहा है आपको, ये है ना। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग में क्या ही होता था, ये होता था हमारे लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट होता था, ऑब्जेक्ट का जो नाम राइट साइड में, लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरीके से अगर नेम एंड देन वैल्यू, आई मीन की एंड देन वैल्यू बोथ आर सेम, तो नो नीड टू राइट की एंड वैल्यू, आप डायरेक्टली उसी का ही नाम एज इट इज आप लिख सकते हो। नाउ गाइस आप ये क्वेश्चन बिल्कुल मत पूछना कि ये जो माई नेम है वो कौन सा, ये वाला नेम है या की वाला नेम है। गाइस वो ऑटोमेटिक फिगर आउट कर लेता है कि की भी यही है, वैल्यू भी यही है, एंड वैल्यू वो चेक करेगा कि आउटर में कुछ वेरिएबल था या नहीं उस नाम का, एंड वो वहाँ पे पुट कर देगा। कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड बूम गाइस, बोथ आर सेम, दोनों में मुझे सेम आउटपुट आ रहा है। सो ये दो बहुत ऑसम फंक्शनैलिटी आती है हमारे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज के अंदर। ऑलराइट गाइस, नाउ वी विल सी व्हाट इज स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है, ये स्प्रेड ऑपरेटर भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, एंड इसका क्या काम होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एंड आई थिंक इसके लिए मेरे पास ऑलरेडी डेटा है, एंड मैं चलता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड। तो फैट एरो फंक्शन हमने ऑलरेडी देख ही चुका था, है कि नहीं। ये देखो गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मेरे पास एक एरे है, ठीक है, एंड मेरे पास एक और एरे है। अब एक चीज़ आप ध्यान से देखना कि ये जो एरे है इसमें कुछ कलर मैंने ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है, दैट इज़ रेड, ग्रीन, ब्लू एंड देन वाइट। एंड मैंने एक और एरे लिया जिसके अंदर मैंने रेड, ग्रीन, ब्लू एंड देन वाइट मैंने यूज़ किया है। एंड मुझे बाद में ये पता चलता है कि नहीं, मुझे दो और ऐसे कलर है जो मुझे पसंद है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिंपली उसको भी ऐड कर दिया। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये जो सेकंड मेरा जो एरे है, अगर आप देखोगे डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, जो एक कॉन्सेप्ट है कि भाई रिपीट मत करो सेम चीज़ को, यहाँ पे बहुत इजीली मुझे पता चला कि हमारे पास एक ऑलरेडी एक ऐसा एरे है जिसके अंदर ये सभी के सभी डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है, एंड खाली आप उसमें दो और एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो। तो क्यों ना कुछ ऐसा हो जाए कि ये मुझे लिखना ना पड़े और मैं डायरेक्टली इस एरे को ही यहाँ पे कॉल कर दूँ, यू नो, एंड जब मैं एरे को कॉल करूँ मुझे सिर्फ उसका जो वैल्यू है वो मुझे यहाँ पे मिल जाए, उसका डेटा मुझे यहाँ पे मिल जाए। तो वो जो पार्ट है गाइस वो मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ स्प्रेड ऑपरेटर। एंड स्प्रेड ऑपरेटर क्या बोलता है, देखिए यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, इसको भी मैं हटा देता हूँ, सिंपल है, ठीक है। ये देखो मैं एज इट इज रखता हूँ। सपोज अभी ध्यान से देखना कि ये जो मेरा फेवरेट कलर्स है, मैंने येलो एंड देन ब्लैक, मैंने येलो एंड देन ब्लैक मैंने लिख दिया। मुझे कल के दिन ये सभी के सभी कलर मुझे पसंद आ गए। अब मैं क्या करूँगा, वापस से जो माई कलर वाले की तरह तो मैं सबको ऐड नहीं करने वाला, मैं थोड़ा दिमाग लगाऊंगा। मैं सोचूंगा कि कुछ ना कुछ नया फीचर जरूर आया था ECMAScript 2015 में, जहाँ पे अगर एक एरे के पास ऑलरेडी वो सारे के सारे डेटा प्रेजेंट है जो मुझे चाहिए, मैं डायरेक्टली उसको कॉल कर सकता हूँ। एंड वही चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, देखो कैसे। उसके लिए आपको गाइस स्प्रेड ऑपरेटर लगेगा, जहाँ पे आपको सिर्फ 1, 2, 3 आपको ये 3 डॉट यूज़ करना है, एंड देन उस एरे का नाम को कॉपी करके पेस्ट, एक सेकेंड, उस एरे के नाम को पेस्ट कर देना है, एंड देन एक कॉमा, एंड मेक श्योर करो कि उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं है, एकदम परफेक्ट, चलो ठीक है। एंड दिस इज इट। तब ये जो 3 डॉट्स एंड देन एरे का नाम, इट मीन्स उसके जितने भी डेटा है वो सब यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एंड देन कॉमा एंड ये बाकी के 2। सो इनडायरेक्टली मैं ये लिखने का मतलब है कि मैं ये ही लिख रहा हूँ। एंड इसका बेस्ट पार्ट अब ये है ना कि कल के दिन अगर यहाँ पे इसने कुछ और डेटा लिख दिया, सपोज उसको पसंद आ गया पिंक भी, अब गाइस इस वाले बंदे को एक प्रॉब्लम ये होगा कि उसको यहाँ पे जाके वो पिंक भी मैनुअली टाइप करना पड़ेगा इस तरीके से, यू नो, सिंपल। लेकिन मेरे इस केस में अब कुछ नहीं करना है मुझे, चाहे यूज़र अब यहाँ पे इसको डिलीट करे या हज़ारों ऐड कर दे, ऑटोमेटिक सब के सब डेटा मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे, एंड मेरा ये काम कर जाएगा। एंड दिस इज़ योर स्प्रेड ऑपरेटर। इसका मैं आपको आउटपुट तो दिखा दूँ एक बार। मैं अगेन इसको बॉटम पे लेके चलता हूँ, ध्यान से देखना। मैं CLS करता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, ये देखो गाइस मुझे सभी के सभी डेटा आ रहा है, रेड, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट, पिंक, येलो एंड देन ब्लैक। ये है ना ऑसम गाइस आपका स्प्रेड ऑपरेटर। एंड गाइस रेस्ट ऑपरेटर के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। लेकिन स्प्रेड ऑपरेटर बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, ये इतना नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया कि ऐसे भी कुछ इनमें डिफरेंसेस है, यू नो, तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस, इतना हमने देख ली। ऑलराइट गाइस, नाउ ECMAScript 2015 खत्म हो गया, तो वी हैव ECMAScript 2016, मतलब 2000 साल का जो ईयर था उसमें क्या क्या फीचर्स आए जावास्क्रिप्ट को लेके, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ES7। सी वी हैव हार्डली गाइस 2 ही आया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, एंड दैट इज योर array.prototype.includes, जो कि हमने ऑलरेडी देख चुका है, यू नो। अगर आपको याद हो, हमने ऑलरेडी चेक कर लिया था कि एरे के अंदर कोई डेटा अगर है यानी उसको चेक करना हो तो हम कैसे इंक्लूड का यूज़ कर सकते थे। एंड देन ये एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर, इसको भी हमने ऑलरेडी देख लिया था, दैट इज़ द स्क्वायर रूट नॉट स्क्वायर रूट। अगर आपको पावर निकालना हो किसी का, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस 2 को अगर सॉल्व करना हो तो हम कैसे कर सकते थे। इसको गाइस मैं कर लेता हूँ इस तरीके से कमेंट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ES7, एक सेकेंड, ES7 ना,
ये 7 फीचर्स कुछ इस तरीके से कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। पहला है गाइस आपका एरे का इंक्लूड, एरे इंक्लूड, ठीक है। इस तरीके से एरे इंक्लूड कमेंट आउट कर देता हूँ। देखो बहुत ज़्यादा सिंपल है, हमारे पास ऑलरेडी एरे है ये, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे एंटर हिट करता हूँ। कल के दिन अगर मुझे ये पता लगाना हो क्या ये जो देखो कॉन्स्ट इज़ प्रेजेंट, हाँ इज़ प्रेजेंट और नॉट, मैं यहाँ पे चलता हूँ। ये जो मेरा कलर्स है, कलर्स डॉट इंक्लूड्स, सपोज मुझे चेक करना है क्या रेड इसके अंदर है या नहीं। अब मैं यहाँ पे चल के कंसोल डॉट लॉग इस प्रेजेंट वाला ये जो पार्ट है कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, ब्राउज़र पे चलता हूँ, ध्यान से देखना CLS एंड बूम गाइस मुझे ट्रू मिल रहा है। अगर रेड के बदले गाइस मैं लिख देता था सपोज पर्पल, क्योंकि पर्पल तो है ही नहीं ना हमारे इस एरे के अंदर, क्या इंक्लूड है पर्पल? ऑब्वियसली नहीं है। अगर मैं एंटर हिट करता हूँ, अब आप देखो मुझे फॉल्स आ रहा है। सो ये बहुत ही ऑसम तरीका है ये पता लगाने का कि एक एरे के अंदर अगर कुछ डेटा आपको फाइंड आउट करना हो तो आप ये इंक्लूड्स मेथड का यूज़ कर सकते हो, जो कि हमने ऑलरेडी देखा, लेकिन ये बताना जरूरी था कि ये 2016 में आया था, 2016 में, उससे पहले नहीं आया था। एंड देन वी हैव दिस एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर, ठीक है, जो कि बेसिकली आपका डबल स्टार है। ये डबल स्टार ऑपरेटर क्या मैं आपको बताता हूँ। देखो इस वाले पार्ट को मैं कर लेता हूँ कमेंट आउट, सिंपल। मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड बहुत ध्यान से देखना गाइस अब मैं क्या करने वाला हूँ, एंड इट्स सुपर डुपर ईजी, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग अगर मैं 2⁻³ या 2⁻², 2 2 जा 4 ना, आई मीन 2 का पावर कितना आता है एक बार वो चेक कर लेते हैं। एंड गाइस मुझे 4 मिल रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, इट मीन्स ये क्या होगा मेरा 2 × 2 × 2 इस तरीके से हो रहा है ये। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, CLS एंड बूम गाइस, सी नाउ वी गेट 8, 2⁻3। सो दिस इज कॉल्ड योर एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर। तो यही 2 अपडेट थे गाइस जो हमें 2016 बेसिकली आपका ECMAScript 2016 में हमें प्रोवाइड किया गया था। ऑलराइट गाइस, तो अब हम देखते हैं 2017 बेसिकली ES8 में हमें क्या क्या मिला था, ठीक है। एंड उसके लिए गाइस ऑलरेडी मेरे पास एक वेबसाइट है जहाँ पे मैंने विजिट किया था, एंड लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। बेसिकली उसमें भी कुछ ऐसे 1-2 चीज़ ऐसी थी जिसने मतलब तहलका मचा दिया था, एंड वो था आपका एसिंक अवेट, ठीक है। ये आगे हम समझेंगे जब हम एडवांस समझेंगे हमारा एसिंक अवेट क्या होता है। वो बहुत ऑसम था वो ES8 के अंदर आया था, वो हम आगे देखेंगे, एडवांस जावास्क्रिप्ट में आपको पता चल जाएगा। हम इसमें देखेंगे वी हैव समथिंग कॉल्ड स्ट्रिंग पैडिंग एंड देन ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज एंड देन ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज। तो ये 3 चीजों को हमें समझना है, ठीक है। एंड आप देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। तो गाइस मैं क्या करता हूँ, सिंपली अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ पे मैं चल के अब इस तरीके से लिख देता हूँ हमारा ES8 का जितने भी फीचर्स थे, ठीक है। एंड आई होप गाइस आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है, ES8 मतलब 2017 का साल। मैं यहाँ पे चल के पेस्ट कर देता हूँ इन तीनों को। ऑलराइट गाइस देखो, सो गाइस देखिए मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट सपोज मुझे एक मैसेज लिखना है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ मैसेज इक्वल टू, मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैंने लिखा माई नेम इज़ विनोद, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख दिया माई नेम इज़ विनोद, कंट्रोल एस सेव। देखो हमें पता चल रहा है स्ट्रिंग में अगर आपको पैडिंग ऐड करना हो, CSS में हमने समझा व्हाट इज पैडिंग, ठीक है। पैड मतलब स्पेस, चाहे वो ऊपर हो, नीचे हो, साइड में हो, जहाँ पे भी हो। अगर अब आपको स्ट्रिंग में अगर पैडिंग यूज़ करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पे वी हैव अ पैडिंग स्टार्ट एंड देन पैडिंग एंड, बेसिकली पैड स्टार्ट एंड देन पैड एंड है। कंसोल डॉट लॉग मैसेज डॉट, अगर मैं लिख दूँ पैड एंड देन स्टार्ट, ठीक है। यहाँ पे भी गाइस मैं डायरेक्टली मैसेज लिख देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे पैडिंग स्टार्ट, एंड मुझे कितनी स्पेस चाहिए, बेसिकली मुझे अब माई एंड बेसिकली स्टार्टिंग से लेके माई के बीच में मुझे कितने स्पेस चाहिए, सपोज मैं लिख देता हूँ 5, मुझे 5 स्पेस चाहिए। एंड कंसोल डॉट लॉग ये जो मेरा मैसेज है डॉट, अगर मैं पैड एंड लिख देता हूँ यहाँ पे, एंड लेट से मुझे 10 स्पेस चाहिए एकदम एंड में, ठीक है। बीच में नहीं, स्टार्टिंग में मुझे सिर्फ 5 स्पेस चाहिए एंड देन एंड में मुझे 10 स्पेस चाहिए, ठीक है। मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर चलता हूँ, इस तरीके से ध्यान देना। अब मैं यहाँ पे चल के CLS कर रहा हूँ, एंटर हिट कर रहा हूँ, बूम गाइस, सी ऑलराइट गाइस एक्चुअल में हमें डेटा ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल ट्रिक से बताता हूँ। देखो मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ आपको ब्राउज़र में, ठीक है। देखो कंसोल पे मैं चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, सपोज ये वाले पार्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, एंड अगर मैं यहाँ पे चल के पेस्ट कर दूँ, ऑलराइट अनएक्सपेक्टेड, एक काम करते इसको मारो गोली, मैं खुद से लिख लेता हूँ एक, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ध्यान से देखना। अगर मैं यूज़ करता हूँ कॉन्स्ट, नॉट कॉन्स्ट, लेट यूज़ कर लेते हैं, लेट अ नेम इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से विनोद, सिंपल। अभी एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ विनोद लिखता हूँ एंड एंटर हिट कर देता हूँ। क्या हो अगर मैं नेम डॉट यहीं पे देखो पैड, एक सेकेंड मैंने क्या लिखा, पैड
एंड देन स्टार्ट यूज़ करता हूँ, आई मीन ये मेथड यूज़ कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ 5 एंड एंटर हिट कर दूँ, सी गाइस मुझे यहाँ पे कोई स्पेस नहीं मिल रहा है। लेकिन अब ध्यान से देखना, अगेन मैं यूज़ करता हूँ लेट माई नेम विल बी इक्वल टू, मैं यहाँ पे चलता हूँ मेरा स्ट्रिंग डॉट, अगर ये जो मेरा पैड है पैड स्टार्ट, ठीक है, यहाँ पे मैं चल के अगर मैं लेट से लिख देता हूँ 7 एंटर, दिस इज इट, अभी भी अनडिफाइंड है। लेकिन अब मैं ये माई नेम को अगर मैं कॉल करता हूँ एंड बूम गाइस सी नाउ देखो क्या हो रहा है, पहले जो है सो है, मतलब कोई स्पेस मुझे नहीं मिल रहा है। लेकिन अब मैंने कितना बोला 7, तो 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे मुझे 2 स्पेस मिल रही है। सो टोटल इसका लेंथ जितना भी था उसको छोड़ के मुझे एक्स्ट्रा 2 स्पेस मिला, बिकॉज ये 2 एंड देन ये टोटल मेरा VINOD 5 मिला के हो गया 7। तो ये होता है गाइस आपका पैड स्टार्ट एंड देन पैड एंड। एक सेकंड में CLS नहीं कर सकता, मैं अगेन यहाँ पे चलता हूँ लेट, मैं एक और दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अगेन मैं चलता हूँ माई एज इक्वल टू, ध्यान से देखो मैं एक काम करता हूँ, नंबर नहीं लिख सकता मैं, लेकिन फिर भी मैं एक नंबर को एज ए स्ट्रिंग मान के मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ पैड एंड देन एंड, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये जो 26 है इसमें टोटल 2 लेंथ है, बेसिकली 2 ही स्पेस खा रहा है ये। अगर मैं 10 लिख दूंगा तो टोटल मुझे 8 स्पेस मिलेगा इंक्लूडिंग ये खुद के 2, ठीक है। अभी कुछ नहीं मिलेगा, बट द मोमेंट अब मैं माई एज पे चलता हूँ एंड बूम गाइस सी, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें टोटल 8 है एंड ये 2 मिला के हो गए मेरा टोटल 10। तो ये है कि गाइस अगर आपको अब स्पेस चाहिए स्टार्ट एंड एंड में, बेसिकली पैडिंग चाहिए, तो अब आप क्या कर सकते हो, ये 2 मेथड है स्ट्रिंग के अंदर, दैट इज ES2017 इंट्रोड्यूस 2 स्ट्रिंग मेथड एंड दैट इज पैड स्टार्ट एंड देन पैड एंड, ठीक है। ऑलराइट, नाउ वी हैव वन मोर दैट इज ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज एंड देन ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज। तो क्या हो अगर इसको मैं करूँ कॉपी, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ फिलहाल के लिए, यहाँ पे मैं चल के पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+S सेव। अब गाइस एक चीज़ याद रखो, कल के दिन अगर आपने इस तरीके से डेटा लिखा हो एंड अगर आपको इसको लूप चलाना हो तो गाइस हमें मुश्किल होती थी चलाने के लिए, ठीक है। बट नाउ विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज अब आप देखो कितनी ईजिली कॉपी करता हूँ पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे एक सेकेंड में इसको console.log के अंदर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं जो भी लिख रहा हूँ मुझे ऑब्जेक्ट मिल जाए। ऑलराइट, ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, CLS करता हूँ एंड बूम गाइस मुझे फ्रेड एंड देन 87। बेसिकली अब मुझे ये जो मेरी ऑब्जेक्ट है उसकी सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को मैं बहुत इजीली गेट कर सकता हूँ अगर मैं ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़ के अंदर वो ऑब्जेक्ट को पास कर दूँ तो। उसी तरीके से गाइस अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ये कंप्लीट डेटा चाहिए रहेगा अगर, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, console.log, ये देखो ऑब्जेक्ट, ठीक है, डॉट वी हैव एंट्रीज, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि नहीं वो एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, एंट्रीज लिख के पास कर देता हूँ, अगेन सेम वही ऑब्जेक्ट, Ctrl+S सेव कर देता हूँ, CLS एंड बूम गाइस सी, ये देखो। एंड एक चीज़ आप नोटिस करो गाइस, ये आपका जो एरे था, सॉरी आपका जो ये ऑब्जेक्ट है उसको ये कन्वर्ट कर दे रहा है एरे में। इस तरीके से अगर आप देख रहे हो तो आपको पहला, सॉरी ये वाला जो पार्ट मुझे नहीं दिखाना था ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, तो CLS एंटर हिट करता हूँ। देखो पहली वाली जो मेरी वैल्यू थी, ठीक है, की वैल्यू पेयर, उसको उन्होंने एक एरे में स्टोर कर दिया एंड जो सेकंड वाली जो मेरी की वैल्यू पेयर थी उसको उन्होंने एक और एरे में करके जाके स्टोर कर दिया। तो ये है आपका ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज एंड नाउ इसकी मदद से आप लूप चला सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, सिंपल, ठीक है। सो गाइस ये 2 चीज़ थी हमारे 2017 में। अब आप देखो लेकिन एटलीस्ट ये जो था ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज कितनी इजीली हमें वैल्यू मिल रही है कि नहीं। चलो ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो हमने ES 2017 देख लिया। नाउ वी नीड टू सी कि 2018 में ऐसे कौन से अपडेट्स आए थे। लेकिन इतना आपको याद रखना कि गाइस 2015 का जो था एंड ES 8 बेसिकली 2017 में जो एसिंक अवेट आया वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बाकी तो फिर भी ठीक ही है, लेकिन ये 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। एंड ES 2015 तो हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब ये जो एसिंक अवेट है जो 2017 में आया था, दैट इज इन ES 8, वो हम एडवांस जावास्क्रिप्ट में देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो 2018 जो है, ठीक है गाइस, उसमें इतना कुछ है नहीं, आप देख सकते हो। मैं अगेन इसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एंड ये सब के लिए गाइस आपको एडवांस जावास्क्रिप्ट आना ही चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा व्हाट इज एसिंक्रोनस इटरेशन, देन प्रॉमिस डॉट प्रोटोटाइप डॉट फाइनली। फिलहाल ये आपके लिए इतनी कोई नीड भी नहीं है, मैं आपको गारंटी देता हूँ, मतलब बताना चाहूँगा अभी इतना कोई इसकी हमें नीड भी नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हो रेस्ट एंड देन स्प्रेड प्रॉपर्टीज, एंड इन्होंने भी यहाँ पे बताया, क्योंकि अगर आपको याद हो ECMAScript 2015 में वी हैव अ रेस्ट एंड देन स्प्रेड
ऑपरेटर्स जो कि काम करते थे आपके एरे के अंदर, राइट। एंड बहुत इजीली हम एरे को दूसरे एरे में इंक्लूड कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ 3 डॉट ऑपरेटर्स। अभी क्या हो रहा है कि देखो ES 2018 में इन्होंने क्या किया, अगेन एक और प्रॉपर्टी निकाला रेस्ट एंड स्प्रेड का, जिसमें जहां हम पहले खाली एरे के साथ काम कर सकते थे, नाउ ES 2018 इंट्रोड्यूस द सेम बट फॉर ऑब्जेक्ट्स। नाउ अब हम सेम चीज ऑब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे एरे एक एरे है एंड दूसरे एरे को अगर फर्स्ट वाले एरे का डेटा चाहिए रहता तो 3 डॉट ऑपरेटर यूज कर देता, काम बन जाता। लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ हम नहीं कर सकते थे। बट नाउ इन 2018 के बाद से वी हैव आवर रेस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज एंड देन वी हैव आवर स्प्रेड ऑपरेटर, जो हम बहुत इजीली यूज कर सकते इन ऑब्जेक्ट ऑल्सो, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, देखो बहुत ज्यादा सिंपल है। स्प्रेड प्रॉपर्टीज अलाउ टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट बाय कंबाइनिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट पास्ट आफ्टर द स्प्रेड ऑपरेटर। सेम वही चीज है, ठीक है। देखो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ, ध्यान से देखिए। ES 2018 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। मैंने आपको बताया था कैसे इस वीडियो में मैं आपको सब बताऊंगा, नहीं तो लिंक भी मैं आपको नीचे प्रोवाइड करा दूंगा। देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड आई थिंक आई हैव ऑलरेडी समथिंग दैट इज ये वाला पार्ट, ठीक है। इसी को ही मैं कर लेता हूँ कॉपी, क्योंकि ये भी तो हमारा एक ऑब्जेक्ट ही है ना। एंड सपोज मुझे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, कॉन्स्ट सेकेंड, एक सेकेंड एस पर्सन लिख देता हूँ, मतलब सेकेंड पर्सन। एंड उसको ये पता चला कि उसका भी सेम यही नाम है एंड देन यही एज है। तो गाइस पता है मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं चल के सिंपली डॉट 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 एंड देन पर्सन यूज कर दूंगा, दिस इज इट। अब ध्यान से देखना क्या होता है, कंसोल डॉट लॉग पर्सन, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ कंसोल डॉट लॉग एस पर्सन, इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड देन पेस्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, टर्मिनल को ओपन करता हूँ, CLS करता हूँ एंड बूम गाइस सी दोनों के दोनों वैल्यू सेम है। मतलब पर्सन की वैल्यू तो चलो ठीक है मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था, बट नाउ विद द हेल्प ऑफ ES 2018। सो गाइस कैसा लगा आपको, था ना ये ऑसम। देखो हमने 2015 देख ली, 2016 देख लिया, 2017 देखा। एंड इसमें एसिंक अवेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको कभी भूलना नहीं है, वो हम देखेंगे आगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। लेकिन 2018 में भी हमने देखा जो क्या अपडेट आया था, वी हैव दिस ऑब्जेक्ट आई मीन स्प्रेड ऑपरेटर, बट अब हम उसको ऑब्जेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। एंड देखो कितनी ईजिली पहले वाले ऑब्जेक्ट को मैंने बहुत ईजिली यहाँ पे गेट कर लिया। अब चाहे इसको लगा कल के दिन मुझे अगर डिग्री भी ऐड करना हो तो ये डिग्री ऐड करेगा इस तरीके से, MCS, ठीक है, MCS। तो कुछ मुझे कोई टेंशन नहीं है भाई, मैंने एक बार ये 3 डॉट ऑपरेटर यूज़ कर ली, बेसिकली स्प्रेड ऑपरेटर एंड बूम गाइस सी हमेशा ये जो सेकंड पर्सन है उसमें वो डेटा ऑटोमेटिक आता रहेगा। सो ये फीचर आपको आया था 2018 में, ठीक है। सो गाइस ये हर साल कुछ ना कुछ अपडेट आता ही रहता है। अभी 2021 है तो ये 2021 में भी कुछ ना कुछ आएगा एंड वो आपका कहलाएगा ES 2021, है कि नहीं। चलो ठीक है, ये पार्ट हो गया। अब हम देखते हैं हमारा ES 2019। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो वी हैव आवर ES 2019 एंड ES नेक्स्ट इज द नेम ऑलवेज इंडिकेट दैट नेक्स्ट वर्जन। चलो जो भी हो हमें मतलब नहीं है, यू नो जून में रिलीज होता है बता रहा है, चलो अच्छी बात है। ऑलराइट गाइस, नाउ वी हैव दिस, देखो इतना कुछ हमें आया हुआ है, ट्रिम स्टार्ट ट्रिम एंड देखो ये वही चीज़ है, ये हमने ऑलरेडी देख चुका है गाइस। ये एंड ये फॉर्म एंट्रीज एंड द फ्लैट, ये फ्लैट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वेल फॉर्म्ड जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ऑलरेडी हमने ऑलरेडी देख चुका है। देखिए ये फ्लैट वाला अब आपको पता चलेगा अगर मैं आपको दिखाऊं कि वी हैव एन एरे एंड एरे में जब हम कर रहे थे गाइस, मैंने आपको बताया था हाउ टू फ्लैटन एन एरे, राइट। जब हम रिड्यूस मेथड चेक कर रहे थे, ये देखो इंक्लूड्स हमने ऑलरेडी समझ लिया था। नाउ यहाँ पे मैंने आपको बताया था गाइस हम किस तरीके से एरे को फ्लैट कर सकते हैं कि नहीं। देखो यहाँ पे ये देखिए गाइस, एक प्रॉब्लम मैंने आपसे पूछा था हाउ टू फ्लैटन एन एरे एंड मेरे पास ये कुछ डेटा था। ये कुछ ऐसी डेटा है जिसके अंदर एरे ऑफ एन एरे बेसिकली 2 डायमेंशनल एंड यहाँ पे उसके अंदर भी एक और एरे दैट इज 3 डायमेंशनल, ठीक है। एंड अगर मैं इस तरीके से रिड्यूस मेथड का यूज़ करता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, मैंने आपको बताया था, मैं आपको एंड में बताऊंगा। देखो हमें एक प्रॉब्लम ये आ रहा था कि गाइस उसने सभी को अलग कर दिया, 1 डायमेंशनल में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन एरे के अंदर एरे एंड उसके अंदर भी एक और एरे रहा तो उसको वो रिड्यूस नहीं कर पा रहा था 1 डायमेंशनल में। तो इस प्रॉब्लम को गाइस मैं बहुत इजीली टैकल कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ फ्लैट मेथड। बेसिकली एरे के अंदर जो हमें एक मेथड मिला फ्लैट, इसके थ्रू देखो यहाँ पे उन्होंने बताया होगा वी हैव दिस फ्लैट, बहुत ही ऑसम इंस्टेंट मेथड है। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे पता है मैं क्या करूँगा, सिंपली एक सेकंड इसको हटा देता हूँ। देखो मुझे सिर्फ एक लाइन का कोड लिखना होगा एंड दैट इज़ यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक काम करता हूँ यहीं पर ही कर देता हूँ मैं। देखिए ये जो पार्ट था इसको मारता हूँ मैं गोली, ये जो मेरा फ्लैट ARR है बेसिकली मेरा ये ARR। अब मुझे फ्लैट की जरूरत नहीं, सिर्फ एक सेकेंड, कॉपी पेस्ट,
ARR डॉट, अगर अब मैं फ्लैट का यूज़ करता हूँ एज इट इज़, कंट्रोल एस, सिर्फ मैंने फ्लैट मेथड लिखा, फ्लैट मतलब एकदम फ्लैट कर दो, चाहे एरे कितने भी हो, कितने की भी अंदर हो, सबको एक में कन्वर्ट कर दो, सिंपल, ठीक है। CLS एंड बूम गाइस, सी सेम वही चीज़ मिला जो मुझे पहले मिल रहा था, लेकिन वो पहले मिलने के लिए भी तो मुझे कितना कुछ करना पड़ा, रिड्यूस के अंदर एक्यूमुलेटर, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, क्या कुछ नहीं करना पड़ा। बट नाउ 2019 का जो ये ऑसम फ्लैट मेथड था, उसकी मदद से मैंने एक लाइन में एरे डॉट फ्लैट मेथड लिखा, मेरा काम बन गया। लेकिन अभी भी वही सेम प्रॉब्लम है, एरे के अंदर एरे तो चलो ठीक है 2 डायमेंशनल, लेकिन उसके अंदर एक और एरे आ गया, उसको ये फ्लैट नहीं कर पा रहा है। लेकिन नाउ यहाँ पे गाइस अब मैं इसका इंस्टेंस बता सकता हूँ, देखो यहाँ पे हमें कुछ तो वैल्यू देनी पड़ती है। अब बाय डिफॉल्ट इट ओनली फ्लैट्स अप टू 1 लेवल, हाँ यही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो सिर्फ एक लेवल मतलब एरे के अंदर जो एरे है उसको फ्लैट कर दे रहा है, एंड ऑब्वियसली कर भी रहा है वो, ठीक है। लेकिन अगर आपको और उसके अंदर भी सपोज एक और एरे रहा, अगर आपको 2nd लेवल, 3rd लेवल, 4th लेवल तक चलते जाना है, देन गाइस आपको उसके अंदर पैरामीटर पास करना पड़ता है, एंड ऐड अ पैरामीटर टू सेट द नंबर ऑफ लेवल्स यू वांट टू फ्लैट द एरे, सेट इन्फिनिटी। अगर आप इन्फिनिटी लिख दोगे इट मीन्स जितना भी आपको करना है आप कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं होगा। एंड अब अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, मतलब अब देखो CLS, एंड एक काम करता हूँ, इसको मैं राइट साइड में कर देता हूँ, है कि नहीं, देखना बहुत ध्यान से देखना, राइट साइड में एंटर हिट, एक सेकेंड, इंडेक्स डॉट JS एंड बूम गाइस, सब के सब फ्लैट हो गए। एंड अब सपोज इसी के अंदर एक और कॉपी कर लेता हूँ, एंड मैं यहाँ पे चलता हूँ, सॉरी यहाँ पे नहीं, इसी के अंदर मैं एक और एरे पुट कर देता हूँ इस तरीके से। अब अगेन इसको मैं एंटर हिट करूँगा गाइस, अगेन एक और प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 लेवल बताया था, एक और लेवल आ गया, तो मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, CLS एंटर हिट करता हूँ, अगेन ये काम हो गया। अब उसी तरीके से एक के अंदर एक और लेवल आता गया, आपको आइडिया नहीं है टोटल कितने लेवल्स है, देन आप सिंपली यहाँ पे गाइस इन्फिनिटी इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, C, अब चाहे कितने भी एरे कितने भी लेवल का क्यों ना हो, वो सबको फ्लैट कर देगा, सिंपली यूजिंग फ्लैट मेथड, सिंपल, दिस इज इट, ठीक है। तो 2019 का ये ऑसम प्रॉपर्टी था, बेसिकली एक मेथड था। उसी तरीके से वी हैव अ फ्लैट मैप, इट मीन्स कि आप फ्लैट कर सकते हो, एंड उस पर आप ये जो मैप मेथड है उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। लेकिन फिलहाल आपको इतना एटलीस्ट पता चल गया, इट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। नाउ एक और चीज़ है, दैट इज़ फ्रॉम एंट्रीज। अब एक चीज़ ध्यान दो, ठीक है, देखो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। देखो गाइस क्या हो रहा था, अगर आपको याद हो, इससे पहले मैंने थोड़ी देर पहले ही इसको अब मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो देखिए गाइस ES7 में तो नहीं, ES8, ऑलराइट, हाँ देखिए ES8 मतलब 2017 वाला जो फीचर हम देख रहे थे बेसिकली, वी हैव अ ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, ठीक है, ES8 में 2017। लेकिन 2019 में वी हैव समथिंग कॉल्ड फ्रॉम एंट्रीज, एक है ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, दूसरा है ऑब्जेक्ट डॉट फ्रॉम एंट्रीज, ठीक है। तो अगर आपको याद हो, जब मैं एंट्रीज हम जब चेक कर रहे थे बेसिकली, तब क्या हो रहा था कि वो जो हमारे ऑब्जेक्ट है उसको वो एरे में कन्वर्ट करके एज अ वैल्यू पुट कर रहा था। अब ध्यान से देखो, मैं अगेन फिर से दिखाता हूँ आपको, ठीक है, इस वाले पार्ट को आप ध्यान से देखना। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, अगेन हम बैक टू हमारा जो ओरिजिनल ES8 पे पहुँच चुके हैं। देखो मेरी जो भी वैल्यू थी उसको उन्होंने एरे में कन्वर्ट कर दिया, बेसिकली ये एरे ऑफ एन एरे, सिंपल, ठीक है। नाउ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इसने क्या कर दिया, उसको एरे में कन्वर्ट कर दिया। कल के दिन अगर आपको चाहिए, नहीं यार मुझे तो ऑब्जेक्ट में चाहिए, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। कल के दिन सपोज आपके पास कुछ इस टाइप के डेटा है, ठीक है, एंड अगर आपको उसको वापस बैक टू ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना हो, देखो ऑब्जेक्ट को अगर एरे में कन्वर्ट करना हो, इस तरीके से हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज। नाउ अब अगर इस तरीके के एरे को आपको बैक टू नॉर्मल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना हो, वी विल यूज ऑब्जेक्ट डॉट फ्रॉम एंट्रीज। देखो कैसे, मैं सेम यहीं पर ही चलता हूँ। ये जो मेरा डेटा था, एक काम करता हूँ, इसको मैं हटा के इसको अब मैं एक वेरिएबल में पास कर देता हूँ, कॉन्स्ट ARROBJ, इस तरीके से लिख देता हूँ, बिकॉज अब एरे ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे चलता हूँ, इसको हटाता हूँ, ऑलराइट चलो सही है। इसको अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो मेरा पार्ट है ऑब्जेक्ट डॉट फ्रॉम, एंड आप देख सकते हो गाइस मुझे वो सजेशन भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर ये जो ARROBJ है इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अब ध्यान से देखना, एंड बूम गाइस, सी बैक टू नॉर्मल। तो आप देख सकते हो गाइस, हम क्या देख रहे थे, ES8 में जहां हम ऑब्जेक्ट को गाइस एरे में कन्वर्ट किए, यहाँ पे हम वापस उसको बैक टू ऑब्जेक्ट में हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इतना ज़्यादा सिंपल था ये।
एंड इसमें गाइस आप देख सकते हो ट्रिम स्टार्ट एंड देन ट्रिम एंड। अगेन गाइस ये वही है सिंपल सा कि अगर आपको स्टार्टिंग की स्पेसेस को अगर हटाना हो, हमने इसमें देखा था गाइस पैड स्टार्ट एंड देन पैड एंड जो कि स्पेस ऐड कर रहा था। अब ट्रिम स्टार्ट एंड देन ट्रिम एंड आपके वो स्पेस को डिलीट करने में काम आता है, सिंपल, ठीक है। एंड नाउ गाइस अब हम हमारा फाइनल एक देख लेते हैं, दैट इज योर ES 2020। मैंने आपको बता दिया सब कुछ है क्योंकि मेन यही है गाइस, आपका ES 8 में जो एसिंग कवेट आया बहुत ऑसम था एंड 2015 में जो कुछ आए वो तो सभी के सभी बेस्ट थे, ठीक है। मैं अब यहाँ पे चलता हूँ वापस इस जगह पे, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, Ctrl+S सेव करता हूँ गाइस। हमने ES 2019 देख ली, 20 वहाँ बाप रे मैंने क्या लिखा था वो थोड़ी देर के लिए, एंड ये सबको मैंने चेक किया। अभी हमने देखा बेसिकली ये 2 पार्ट देखे हमने यहाँ पे एंड इसकी कोई नीड नहीं हमें, ऑप्शनल बाइंडिंग, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, इसको भी फिलहाल मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। नाउ वी विल सी आवर लास्ट 2020। ऑलराइट गाइस, तो अब ES 2020 के अंदर भी गाइस बहुत कुछ तो नहीं बोल सकते, लेकिन गाइस 10-15 आए थे, ठीक है, जो कि बहुत कुछ ही हो गया अल्टीमेटली। तो हम उसमें से गाइस कोई एक ही देखेंगे एंड बाकी का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। फ्री कोड का मैं बहुत ऑसम तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है एंड वो इसलिए गाइस क्योंकि वीडियो के एकदम स्टार्टिंग में मैंने बताया था डेटा टाइप्स, ठीक है, जिसमें से मैंने आपको बताया था बिग इंट एंड आप नोटिस कर सकते हो कि बिग इंट जो डेटा टाइप है वो 2020 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। एंड व्हाट इज बिग इंट, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ये जो बिग इंट है, ठीक है, इसको देखो सबसे इंपॉर्टेंट ही यही है आपका बिग इंट। एंड इसका क्या काम होता है मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप जावास्क्रिप्ट में कभी भी किसी नंबर के साथ खेलते हो तो उसका एक सेफ इंटीजर नंबर रहता है कि हाँ ये मैक्सिमम नंबर है, यहाँ तक आप बहुत ईजिली कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हो, ठीक है। एंड मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, इसको एक सेकेंड में कॉपी नहीं कर सकता, ओल्ड नंबर, चलो इन्होंने जो लिखा मैं भी वही लिख देता हूँ। एंड यहाँ पे गाइस इन्होंने क्या लिखा है, देन नंबर डॉट मैक्स सेफ इंटीजर, ठीक है, चलो ठीक है एज इट इज़ रखता हूँ। console.log ये जो मेरा ओल्ड नम है उसको मैं यहाँ पे चिपका देता हूँ, Ctrl+S सेव कर देता हूँ, CLS एक सेकेंड, CLS एंड एंटर हिट करता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो मुझे एक नंबर दिखाई दे रहा है। इट मीन्स कि वो नंबर है जिसके आगे मैं कुछ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। मेरा कहने का मतलब ये है, कल के दिन console.log इस ओल्ड नम के अंदर अगर मुझे, देखो ध्यान से देखना, लास्ट वैल्यू क्या है 991। अगर सपोज मुझे इसके अंदर 1 ऐड करना रहा तो, अगर मुझे 1 ऐड करना रहा तो क्या आना चाहिए 992। देखो मुझे 992 है, कोई बात नहीं, लेट्स से अगर मुझे 10 ऐड करना है, सी क्या होता है, देखो गाइस मुझे 74 992 10 भी मुझे मिल रहा है। इसको अगर मैं 12 कर दूँ तो मुझे यहाँ पे 104 मिल रहा है। अब देखो गाइस अब प्रॉब्लम हुआ कि नहीं, यहाँ पे मतलब मेरा ये जो डेटा है ये 991 है। 991 में अगर गाइस मैं इस तरीके से 12 ऐड करता हूँ तो ऑब्वियसली ये वाला डेटा तो मुझे मिलने वाला नहीं है। इसको मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ कि नाउ अब मेरा ये जो सिस्टम है वो ब्रेक होने लगा है, ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि गाइस वो इतने बड़े नंबर को हैंडल कर सके। देखो अब ये मुझे इतना मिल रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसकी मुझे कोई नीड नहीं पड़ेगी, मैं यहाँ पे चल के इसको मैं कर देता हूँ, एक काम करता हूँ 15। सी अब मुझे 6 आ रहा है, ये कैसे हो सकता है, मतलब यहाँ पे 12 लिखा था तो 4, 15 लिखा तो मुझे 6 आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये तो रॉन्ग हो रहा है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो ऑपरेशन हो रहा है ये टोटली रॉन्ग हो रहा है। एंड में प्लस कर देता हूँ मैं 14 को, तो मेरे को जो डेटा मिलता है गाइस देखो कुछ इस तरीके से मिल रहा है, यहाँ तक कि यहाँ पे भी मुझे आउटपुट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इतना आपको समझना है कि ये टाइप के प्रॉब्लम को अगर आपको हैंडल करना है इन जावास्क्रिप्ट तो उसके लिए गाइस इन्होंने बहुत ऑसम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फ्यूचर अपडेट किया था, दैट इज योर बिग इंट। एंड देखो वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड फीचर्स इन जावास्क्रिप्ट इज फाइनली हियर। एंड इसका बेस्ट पार्ट अब ये है ना, देखो ध्यान से, इसको मैं हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे भी मैं डेटा दिखा ही सकता हूँ। कल के दिन अगर मैं यहाँ पे चल के अगर मैं n लिख देता हूँ, Ctrl+S सेव करता हूँ एंड अगर अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो गाइस आप देख सकते हो ये प्लस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। लेकिन वही मुझे मालूम है कि मेरा ये जो मैक्सिमम नंबर ये है, इसको कॉपी करता हूँ एंड मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर आपको मैं लेके चलूँ CLS एंटर हिट कर रहा हूँ, देखो अगेन ये प्लस ऑपरेटर उसको नहीं समझ रहा है, समझ रहे हो, उसको ये नहीं आइडिया आ रहा कि ये क्या चीज़ है। लेकिन अगेन मैं यहाँ पे चलता हूँ, अब इसको मैं n लिख देता हूँ इस तरीके से एंड देन गाइस इसको CLS एंड अब मैं अगर एंटर हिट करता हूँ, बूम गाइस सी, अब अगर 91 में अगर मैं 12 को करूँगा प्लस, ऑब्वियसली मुझे 1003 ही मिलने वाला है। तो गाइस अब आपको खाली क्या करना है, ये जो n है लास्ट में आपको n ऐड कर देना है कोई भी नंबर में। बेसिकली आपको ये तभी ऐड करना है जब आप जो मैक्सिमम सेफ नंबर है
जहाँ तक आप बहुत ईजिली ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे, लेकिन उसके ऊपर अगर आपको और ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तब आपको कैसे एंड जो है ये आपको एंड में ऐड करना है, ठीक है। एंड आप बहुत ध्यान से देखना, मैं एक काम कर सकता हूँ, डैट इज कि न्यू नम इज इक्वल टू, ठीक है, देखो न्यू नम इज इक्वल टू ये वाला जो डेटा है इसको अगर मैं करूँ कॉपी एंड यहाँ पे कर दूँ पेस्ट, कंट्रोल एस सेव एंड लॉग क्यों लिखा भाई मैंने यहाँ पे, मुझे लिखना था कॉन्स्ट, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग के अंदर अगर मैं न्यू नम को पास कर देता हूँ एंड अब इसको मैं हटा देता हूँ, इसको भी मैं हटा देता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ CLS एंड ध्यान से देखना, देखो मुझे ये बहुत ऑसम डेटा आ रहा है जो कि एकदम परफेक्ट है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देना कि अगर मैं कंसोल डॉट लॉग एंड देन टाइप ऑफ न्यू नम कर दूँ इस तरीके से, CLS कर दूँ यहाँ पे, एंटर हिट, देखो गाइस बिग इंट, दिस इज इट, यही मैं आपको दिखाना चाहता था कि अब ये जो नंबर है अब आपका ये सिर्फ इंटीजर नहीं है, ये अब आपका एक बिग इंट डेटा टाइप बन चुका है। जब आप इस जो नंबर है मैक्सिमम जो सेफ इंटीजर जो भी नंबर हमें मिला है उसके ऊपर अगर आपको कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करना रहा तो आपको इस तरीके से एन ऐड कर देना है एंड वो आप बहुत इजीली अचीव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बिग इंट। अब आपको पता चल गया इस नंबर से अगर ऊपर आपको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना रहा तो गाइस आपको बिग इंट का सहारा लेना पड़ेगा ताकि आप बहुत इजीली बिना सिस्टम को ब्रेक करे या रॉन्ग आपको आउटपुट दिए बिना अगर आपको करेक्ट आउटपुट चाहिए तब आपको बिग इंट यूज़ करना ही पड़ता है। एंड ये 2020 का सबसे ऑसम एक फीचर था जो बहुत फेमस हुआ था। एंड दो तीन कुछ और ऐसे आते गए जिसका नाम बोलने को ही आदमी डरते हैं। एंड मैं आपको बताता हूँ, देखो इम्पोर्ट की हम इतनी नीड नहीं फिलहाल अभी, लेकिन देखो ये अवेट भी हम आगे देखेंगे एडवांस में, आपको पता चल जाएगा एसिंक अवेट क्या है। देख सकते हो गाइस वी हैव अ नलिस कोलेचिन, आई थिंक मैंने इसको एकदम सही प्रोनाउंस किया होगा एंड आई होप गाइस मैंने इसका प्रोनाउंस एकदम सही किया होगा। एंड व्हाट इज दिस नलिस, देखो नलिस को आप मारो गोली, आप खाली अगर ध्यान दोगे तो इट्स अ नल, ठीक है। एंड आपको याद है गाइस मैंने आपको ट्रूटी एंड देन फॉल्सी करके कुछ चीज बताई थी, हमने जब पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था इन जावास्क्रिप्ट वी हैव अ टोटल 5 ऐसे वैल्यूज जो कि फॉल्सी कहलाते हैं एंड उसके अलावा बाकी सारे ट्रूटी कहलाते हैं। फॉल्सी मतलब जैसे आपका जीरो हो गया, आपका अनडिफाइंड, आपका नल, आपका फॉल्स एंड देन नॉट अ नंबर। तो समटाइम्स क्या होता है, ये लॉट ऑफ टाइम्स यू माइट वांट टू चेक इफ अ वेरिएबल इज अ नलिस और नॉट, मतलब अगर आपको ये चेक करना है कि आपका वेरिएबल नलिस है या नहीं, इट मीन्स यहाँ पे इन्होंने बहुत औसम तरीके से बताया नलिस ये जो ऑपरेटर इज अ लॉजिकल ऑपरेटर, ये एक लॉजिकल ऑपरेटर दैट रिटर्न्स दो चीज को चेक करता है, दैट रिटर्न्स इट राइट हैंड साइड ऑपरेंड when its left hand side operand is null or undefined and otherwise return its left hand side operand। मतलब अगर आप इस तरीके से दो वैल्यू पास करो, एक लेफ्ट को एक राइट को, अगर लेफ्ट वाला आपका नल या अनडिफाइंड है तो राइट साइड की जो भी वैल्यू है उसको वो रिटर्न कर देगा। एंड अगर लेफ्ट वाले की वैल्यू नल या अनडिफाइंड नहीं है, कोई ट्रूटी वैल्यू है, तो वो आपको लेफ्ट साइड का डेटा दिखा देगा। तो बेसिकली आप कंपेयर कर रहे हो और कुछ नहीं, लेफ्ट एंड राइट को आप कंपेयर कर रहे हो कि इनमें से कौन सा फॉल्सी है कौन सा ट्रूटी है और कुछ भी नहीं, सिंपल इतना कर रहे हो, ठीक है। डेट्स आप देख सकते हो लेफ्ट राइट, ऑब्वियसली ये देख सकते हो आपको फॉल्स मिल रहा है। देन अनडिफाइंड एंड ये अगर अनडिफाइंड एंड नल रहा तो आपको वो राइट साइड का मिलता है। देखो अनडिफाइंड एंड राइट में आपको ये सम ट्रूटी मिल रहा है, नल में भी राइट मिल रहा है, लेकिन उनके अलावा अगर एन है तो आपको फिर वो लेफ्ट साइड का मिल रहा है। तो गाइस ये भी ठीक ही है, इतना कुछ नहीं, लेकिन मैंने आपको जो बताया कि ये जो बिग इंट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। एंड आई होप गाइस आपको शायद ये नहीं आइडिया था कि मैक्स सेफ इंटीजर करके भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जहाँ पे हमें एक ऐसा नंबर मिलता है जिसके आगे हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। इवन मैं +1 भी करूँगा तो समटाइम्स अगर उसको बार बार करते रहूँगा तो मुझे कुछ ना कुछ एरर वैल्यू आता रहेगा, ठीक है। सो गाइस दिस इज इट, हमारा जितना भी ये कंप्लीट मॉडर्न जावास्क्रिप्ट था फ्रॉम 2015 टू 2020 वो हमने कंप्लीट कर ली है। सो गाइस दिस इज इट, हमने कंप्लीट ईयर्स 2015 टू 2020 देख लिया है, हमने सब कुछ देख लिया। आई नो मैंने बीच बीच में बहुत सारी स्किप भी की क्योंकि इतना कोई वो इंपॉर्टेंट भी नहीं था, मैटर भी नहीं करता, लेकिन 2015 का सब कुछ रेस्ट ऑपरेटर को छोड़ के एंड देन ES8 का गाइस एसिंक अवेट इज मोस्ट एंड ये बिग इंट आपको मैंने बताया एंड बाकी सब तो ठीक ही थे, इतना कुछ वो नहीं है। लेकिन 2014 में भी एक अपडेट आया था, जी हाँ गाइस ES 2014 में भी वी गेट एन अपडेट जो कि बहुत यूजफुल है। वो है गाइस आपका यूज स्ट्रिक्ट मोड, मेरे पास ऑलरेडी उसका एक डेटा है। सिंपल अगर मैं इस तरीके से यूज स्ट्रिक्ट लिखता हूँ, CLS करता हूँ, एक सेकेंड पहले तो अगर मैं यहाँ पे चल के console.logx करो विदाउट यूजिंग इस यूज स्ट्रिक्ट मोड तो देखो क्या होता है, 3.14 मुझे डेटा आ रहा है। बट द मोमेंट अगर मैं यूज स्ट्रिक्ट को यूज़ करता हूँ अब मुझे एक एरर आ रहा है।
तो इसका काम ये है गाइस, ES 2014 में बहुत ऑसम ये एक अपडेट था। आप बहुत देखोगे हर एक के फर्स्ट लाइन में ये रहता है, अब ये बोलता है कि गाइस जो ट्रेडिशनल तरीका है वही आप फॉलो करो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट आपको छूट दे देता है। अब ये बोल रहा है ये जो एक्स है क्या है, ये नंबर है भाई, इसको डिक्लेयर तो करो। मतलब देखो एक्स को हमने डिफाइन ही नहीं किया, तो मैं जब तक यहाँ पे लेट या वेर या कॉन्स्ट नहीं लिखूंगा तब तक ये काम नहीं करेगा। ये है ना बहुत ऑसम है। देखो अब जाके आपको ये डेटा आ रहा है। उसी तरीके से फैट एरो फंक्शन का भी जो प्रॉब्लम है वो ये सॉल्व कर रहा होता है। सो गाइस यूज स्ट्रिक्ट का काम है ऐसी चीज़ें जहाँ पे हम बहुत इजीली लेट डाउन कर रहे थे, छोड़ दे रहे थे, अब यूज स्ट्रिक्ट यूज़ करोगे तो आपको बताएगा कि नहीं आप डायरेक्टली एक्स नहीं लिख सकते। फंक्शन में अगर आप सम निकालो, अगर एज इट इज सम लिख दे रहे हो, वो बोलेगा नहीं फंक्शन लिख, समझ रहे हो। तो यूज स्ट्रिक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट गाइस, तो अब हमारा जो ये मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का जो पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। अब गाइस हम हमारा एडवांस जावास्क्रिप्ट देखते हैं, देन हम देखेंगे हमारा प्रोजेक्ट। सो गाइस मैं बताना चाहूँगा, अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो, सैल्यूट है गाइस आपको। एंड बताना चाहूँगा गाइस, एंड अभी तक अगर आपने लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वो कर दीजिएगा। एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। एंड राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, उसको भी हिट एंड क्लिक जरूर कर दीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे चलता ऑसम गाइस, नाउ वी हैव आवर एडवांस जावास्क्रिप्ट। बहुत मजा आ रहा है क्योंकि अब हम हमारा एडवांस जावास्क्रिप्ट का पार्ट देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द 13 सेक्शन। ओ माय गॉड गाइस, हम देखो क्या कुछ करने वाले हैं इसके अंदर। एंड आई नो एनिमेशन फेल खा गया क्योंकि मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि गाइस जब मैं ये पीपीटी क्रिएट करने के आप देख सकते हो 74 एंड बिलीव में मैंने 100 से ऊपर पीपीटी बना दिए थे, लेकिन फिर मैंने कम कर करके गाइस मैंने 74 तक हम देख चुके हैं। मतलब पीपीटी ही अलग से 74 हो चुका है, माय गॉड। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज इवेंट प्रोपागेशन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम उसमें देखेंगे इवेंट बबलिंग एंड इवेंट कैप्चरिंग। एंड जब हम इवेंट्स का जो सेक्शन में हम पढ़ रहे थे उस समय जब हम ऐड इवेंट लिसनर यूज़ कर रहे थे तब मैंने बताया था थर्ड आर्गूमेंट आपका यही है, बबलिंग एंड देन कैप्चरिंग। आप बता सकते हो। वी विल सी व्हाट इज हायर ऑर्डर फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन, फंक्शन करिंग, कॉल बैक हेल, एजेक्स कॉल यूजिंग XML HTTP रिक्वेस्ट, जो कि आज कोई यूज़ नहीं करता है, लेकिन फिर भी मैंने इसको ऐड किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आपको समझना पड़ेगा। फिर भी अभी भी लोग इसको यूज़ करते हैं, इसका सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। एंड देन वी विल हैव और बोनस सेक्शन। जी हाँ गाइस, जेसन क्या होता है वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। वो एज अ बोनस मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ क्योंकि गाइस अब XML कोई यूज़ नहीं करता है। डेटा को थ्रू आउट दिस सर्वर अगर ट्रांसफ़र करना हो तो इंस्टेड ऑफ XML आज के टाइम में हर कोई खाली जेसन ही यूज़ होता है। डेट्स वाई वो सेक्शन हमें समझना पड़ेगा ताकि हम API के साथ वर्क कर सके। एंड ये जो XML HTTP रिक्वेस्ट जो काम कर रहा है उसके बदले गाइस फेच API भी सेम वही काम करता है, लेकिन उससे कहीं गुना बेटर एंड बहुत ज़्यादा सिंपलीफाइड ये कर देता है काम को। देन वी विल सी व्हाट इज प्रोमिसेस, एसिंक अवेट एंड देन एरर हैंडलिंग इन जावास्क्रिप्ट। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ तक हम एक एक एग्जाम्पल समझेंगे। एंड द मोमेंट ये वाला पार्ट आता है फेच API, प्रोमिसेस, एसिंक अवेट एंड देन एरर हैंडलिंग, इसमें हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। इसमें भी हमें एक और प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। एंड गाइस क्या आप एक्साइटेड हो? मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों को ये बताने के लिए कि इस सेक्शन में हम दो ऑसम एडवांस प्रोजेक्ट देखने वाले। एंड चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो प्रोजेक्ट हम दोनों के दोनों हम क्या करने वाले गाइस, एक्सटर्नल API को हम गेट करेंगे, क्योंकि आप में से बहुतों को अभी तक नहीं आइडिया व्हाट इज API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या होता है। देखिए एंड गाइस आप देख सकते हो कितना ऑसम मूवर इफेक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है अबाउट नेपाल, चाहे वो उसका इमेज हो, चाहे नेपाल हो, काठमांडू उसका कैपिटल, ये जो नेपाल हिंदी में लिखा गया है, उसकी पॉपुलेशन एंड ये उसका लैंग्वेज क्या यूज़ हो रहा है, ये सब के सब डेटा गाइस मुझे मतलब कहाँ से मिल रहा है, मुझे API के थ्रू मिल रहा है। मैंने इसको रैंडमली नहीं लिखा, ये सारे डेटा मुझे गाइस API के थ्रू मिल रहा है। उसको हम कैसे कॉल करेंगे, कैसे गेट करेंगे, वो हम देखने वाले हैं। एंड एक और प्रोजेक्ट हम देखेंगे, ये गाइस हमारा प्रोजेक्ट होगा जिसमें हम जोक्स जो है उसको हम गाइस डिस्प्ले करवाने वाले हैं। ठीक है, जहाँ पे आप इसको बेस्ट जोक्स या इंटरनेट में डेड जोक्स के नाम से बहुत फेमस है ये, आप देख सकते हो। द मोमेंट मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा एंड बूम गाइस सी यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है। एंड अगेन मैं नेक्स्ट करता तो गाइस ये कभी खत्म होने वाला नहीं है गाइस, ये नेक्स्ट 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 यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिकली जोक्स है। एंड गाइस आप देख सकते हो मैं आप जितना भी नेक्स्ट करूंगा वो ऑटोमेटिक डेटा यहाँ पे मुझे मिलता रहेगा। एंड ये जो जोक्स मुझे मिल रहे हैं अगेन ये एक और API है। तो बेसिकली आज सिर्फ इस पर्टिकुलर सेक्शन में मैं दो API के बारे में आपको बताऊंगा कि आप कैसे उसका यूज़ कर सकते हो। वन इज कि गाइस आप दुनिया में कोई भी कंट्री को यूज़ कर सकते हो, उसका डेटा आप इस तरीके से दिखा सकते हो। एंड दूसरा ये अगर आपको एक वेबसाइट क्रिएट करना है जहाँ पे लोगों को जोक्स पढ़ के हंसना हो, देन गाइस आप इस तरीके से इसको
क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों ऑसम प्रोजेक्ट अब भी हम इसी सेक्शन में देखने वाले हैं। तो आर यू गाइस रेडी? एंड बताना चाहूंगा गाइस, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। इस वीडियो को लाइक एंड गाइस मैं चाहूंगा शेयर तो आप 110% जरूर करो सबको, क्योंकि गाइस बहुत मेहनत लगा 15 घंटे से ऊपर की वीडियो क्रिएट करने में, मतलब हालत खराब हो जाती है यार, लेकिन बोलते एडिट करते करते आदमी थक जाता है। चलो कोई नहीं। ऑलराइट गाइस, तो अब हम हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज इवेंट प्रोपागेशन क्या है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। सो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो ये जो इंसान है ये सोच रहा है व्हाट इज इवेंट प्रोपागेशन, व्हाट इज इवेंट बबलिंग एंड देन इवेंट कैप्चरिंग, क्या हो सकता है, ठीक है। सो गाइस आप बहुत क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है दैट इज व्हाट इज इवेंट प्रोपागेशन, ठीक है। एंड ये जो इवेंट प्रोपागेशन है ये एक मोड डिटरमाइन करता है कि इन विच ऑर्डर द एलिमेंट्स रिसीव द इवेंट, मतलब जो भी आपका टारगेट एलिमेंट है, मतलब सपोज फिलहाल इस डिप पे आप ध्यान दीजिए, आई मीन इस फोटो पे आप ध्यान दीजिए, सबसे बॉटम पे वी हैव अ बटन एंड मे भी हो सकता है कि बटन पे आप जब क्लिक करो तो आपने अलर्ट करके जो मेथड उसको कॉल किया हुआ है, जो कि खुद एक विंडो का ही एक पार्ट है। एंड अगर आप उस पर क्लिक कर देते हो तो गाइस हमें कुछ ना कुछ वो अलर्ट जो वो मिलने वाला है। लेकिन क्या आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है? देखो ध्यान से देखना यहाँ पे, दी मोमेंट अगर मैं अपना जो इनर चाइल्ड है उस पर अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो मुझे उसका जो डेटा मैंने किया था डेट इज अलर्ट चाइल्ड डिप कॉल वो मुझे मिल गया। लेकिन साथ ही साथ गैस उसका पेरेंट में भी अगर मैंने अलर्ट ऐड कर रखा था तो गैस मुझे उसका भी डेटा आ रहा है। तो गैस कभी आपके साथ ऐसा हुआ था, मतलब अगर आप एक डिप के अंदर दूसरा डिप यूज़ कर रहे हो एंड आपने दोनों डिप में कुछ ना कुछ इवेंट फायर किया हुआ है एंड अगर आपको सिर्फ और सिर्फ जो इनर वाला जो डिप है अगर आप चाहते थे सिर्फ उसी का ही इवेंट फायर हो बाकी का ना हो, लेकिन इस केस में देखो क्या हो रहा है, ये तो हो रहा है साथ ही साथ अपने जो पेरेंट वाला जो डिप है उसके इवेंट को भी वो फायर कर दे रहा है। तो ये जो इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है गाइस उसको हम बोलते हैं बबल फेस। एंड गाइस ठीक इसका अपोजिट ध्यान से देखना, आप इसका अपोजिट मतलब क्या, अब अगर मैं चाइल्ड पे क्लिक कर रहा हूँ ये सोच के कि चाइल्ड पे तो मैंने एक अलर्ट कराया था चाइल्ड डिप वाला, मुझे वो डेटा दिखाना है लोगों को, लेकिन दी मोमेंट आप क्लिक करते हो एंड बूम गाइस सी अब इंस्टेड ऑफ चाइल्ड अब मुझे क्या मिल रहा है, पेरेंट, मतलब जो सबसे टॉप लेवल पे है उसका पहला जो इवेंट है वो फायर होगा, उसके बाद उसके इनर वाला। देखो अब इस पे क्लिक करूंगा चाइल्ड, अब जाके मुझे चाइल्ड का आ रहा है। तो थोड़ी देर पहले क्या हो रहा था, चाइल्ड का डेटा एंड देन उसके अपर या उसके ऊपर जो है उसका डेटा, एंड अब भी क्या हो रहा है जो सबसे टॉप पे है उसका डेटा एंड देन उसके बाद जो उसके नीचे है उसका डेटा। तो यहाँ पे दो चीज हो रहा है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, ये दो फेज हमें मिल रही है। सो गाइस यहाँ पे अगर मैं आपको लेके चलूँ, सो जो बॉटम टू टॉप जा रहा है वो आपका कहलाता है बबल फेस एंड देन जो टॉप से लेके बॉटम तक आ रहा है एक एक इवेंट को फायर करते हुए वो आपका कहलाता है कैप्चरिंग फेस। लेकिन फिर भी हम यहाँ और अच्छे से समझेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो इवेंट बबलिंग एंड कैप्चरिंग आर द टू वेज ऑफ इवेंट प्रोपागेशन इन द HTML DOM API. DOM and DOM API both are same. When an event occurs in an element inside another element and both elements have registered a handle for that event, the event propagation mode determines in which order the elements receive the event. एंड अभी सेम थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो ये एग्जांपल दिया था ऑब्वियसली वो इसी का ही बात कर रहा है कि व्हेन एन इवेंट अकर्स इन एन एलिमेंट इनसाइड अनदर एलिमेंट, ये जो एक एलिमेंट है इट इज इनसाइड अनदर एलिमेंट अपने पेरेंट एलिमेंट के अंदर उस समय, एंड बोथ एलिमेंट्स हैव रजिस्टर्ड अ हैंडल फॉर दैट इवेंट, एंड ये दोनों के दोनों एलिमेंट, ये मेरा इनर एलिमेंट वो एक दूसरे एलिमेंट के अंदर है एंड ये दोनों के दोनों एलिमेंट में मैंने एक इवेंट ऐड किया हुआ है। नाउ गाइस अब मेरा ये जो इवेंट प्रोपागेशन मोड है इट विल डिटरमाइन इन विच ऑर्डर द एलिमेंट्स रिसीव द इवेंट, सिंपल। एंड गाइस मैंने आपको दोनों एग्जांपल बता दिया था दैट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड देन बॉटम टू टॉप, एंड अगर आप बॉटम टू टॉप जा रहे हो तो वो आपका कहलाता है बबलिंग फेस, एंड अगर आप टॉप टू बॉटम आते हो तो वो आपका कहलाता है कैप्चरिंग फेस। ये देखो यहाँ पे बहुत क्लियर हो रहा है, अगर सपोज आपने इस पे भी अलर्ट करा रखा था, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, तो दी मोमेंट आप टीडी पे क्लिक कर देते ना तो टीडी का दिखता सबसे पहले, देन टीआर का आपका जो अलर्ट है वो शो होता, फिर इसका अलर्ट शो हो जाता, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, एंड ये जो प्रोसेस चल रहा फ्रॉम बॉटम टू टॉप एक एक करके आपका विंडो ऑब्जेक्ट तक, वो आपका कहलाता है बबलिंग फेस, ठीक है। एंड वही आपका कहलाता है इवेंट बबलिंग। एंड अगर आपने अगेन टीडी पे कुछ इवेंट फायर किया हुआ है, टीआर पे, देन टी बॉडी पे, देन टेबल पे, देन बॉडी पे, लेकिन फिर भी अगर आप टीडी पे क्लिक करते हो तो सबसे पहले HTML का फायर होगा, फिर बॉडी का, फिर टेबल का, फिर इसका एंड लास्ट में जाके इसका, क्योंकि अब हम क्या देख रहे हैं, हमारा जो ये इवेंट प्रोपागेशन का जो मोड है वो है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एंड ये आपका कहलाता है कैप्चरिंग फेस। लेकिन फिर भी मैंने और भी रखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस 3 तरीके में आप डिवाइड कर सकते हो। वी हैव कैप्चर फेस,
द टारगेट फेस एंड देन द बबल फेस। टारगेट मतलब आपका किस एलिमेंट पे आप क्लिक कर रहे हो, तो उसके बेसिस पे डिपेंड होता है, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप जो भी है वो हम खुद डिफाइन करते हैं, ठीक है। गोइंग फ्रॉम विंडो टू द इवेंट टारगेट फेस, ये देखो कैप्चर फेस, गोइंग फ्रॉम विंडो टू द इवेंट टारगेट। एंड इवेंट टारगेट मतलब क्या, जो सबसे बॉटम पे, यहाँ पे फिर से देखो इवेंट टारगेट, ये आपका टारगेट है। एंड हमने इवेंट्स में ऑलरेडी समझ लिया था व्हाट इज इवेंट डॉट टारगेट, मतलब कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इवेंट फायर कर रहा है, वो आप बहुत इजीली इवेंट डॉट टारगेट की मदद से पता लगा सकते हो, ठीक है। एंड बबल फेस मतलब फ्रॉम बॉटम टू द विंडो, फ्रॉम द इवेंट टारगेट पेरेंट बैक टू द विंडो, ये वो आपका बबल फेस। एंड टारगेट फेस तो वो कि कहाँ या कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिस पे क्लिक करने से या जहाँ से वो इवेंट चालू हो रहा है, बेसिकली आपका प्रोपागेशन चालू हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज इट गाइस। अगेन व्हाट इज इवेंट बबलिंग, फिर से आई थिंक मैंने बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन पहले ही कर दिया। विथ इवेंट बबलिंग द इवेंट इज फर्स्ट कैप्चर्ड एंड हैंडल बाय द इनर मोस्ट एलिमेंट एंड देन प्रोपागेटेड टू द आउटर एलिमेंट। तो ये गाइस डेफिनेशन मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि मे भी हो सकता है मैंने जो हिंदी में आपको बोला आपको समझ में तो आ गया, लेकिन आपके माइंड में आ रहा होगा मैं, लेकिन इंटरव्यू में अगर कोई पूछता तो मैं क्या बोलूंगा, तो उस समय गाइस आप ये जो डेफिनेशन ये बता सकते हो, दैट इज इवेंट बबलिंग का मतलब होता है द इवेंट इज फर्स्ट कैप्चर्ड एंड हैंडल बाय द इनर मोस्ट एलिमेंट एंड देन प्रोपागेटेड टू द आउटर एलिमेंट। तो जो सबसे इनर मोस्ट वाला जो एलिमेंट है पहले वो इवेंट को हैंडल करेगा एंड वन बाय वन वो अपने जो आउटर एलिमेंट है उसका वो हैंडल करता जाएगा, सिंपल। एंड उसी तरीके से अगर आपको इवेंट कैप्चरिंग चाहिए जो टॉप टू बॉटम आपको मिलने वाला है, तो विथ इवेंट कैप्चरिंग द इवेंट इज फर्स्ट कैप्चर बाय द आउटर मोस्ट, जो सबसे आउटर मोस्ट है, जो हमारे केस में आउटर मोस्ट फिलहाल यही है एंड देन ये इनर है, इसलिए मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा जो आउटर मोस्ट है पेरेंट उसका डेटा मुझे पहले मिल रहा है एंड देन जाके मुझे मेरा चाइल्ड का डेटा मिल रहा है, ठीक है। एंड द इवेंट फर्स्ट कैप्चर बाय द आउटर मोस्ट एलिमेंट एंड प्रोपागेटेड टू द इनर एलिमेंट। कैप्चरिंग इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रिकलिंग, इसको हम ट्रिकलिंग भी बोलते हैं, विच हेल्प्स रिमेंबर द प्रोपागेशन ऑर्डर। एंड आई डोंट नो जो इसका इंग्लिश में फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है उनको नहीं समझेगा ये क्या बात हुई लेकिन हम इसको ट्रिकलिंग बोलते हैं ताकि हमें याद रहे टॉप टू बॉटम, बात खत्म, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो हमने बहुत इसके बारे में समझ लिया, लेट्स हम इसका जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है वो करके देख लेते हैं। देखो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मेरे पास एक डिव है, ठीक है, मेरा पेरेंट डिव एंड देन ये मेरा एक चाइल्ड डिव, सिंपल, पेरेंट एंड देन चाइल्ड। तो ये जो है मेरा आउटर डिव, ये मेरा इनर डिव, एंड ये जो आउटर डिव है उसके अंदर ही मैंने ये जो मेरा इनर डिव को मैंने ऐड करके रखा हुआ है। एंड देन गाइस मैंने क्या किया यहाँ पे कि जब भी कोई पेरेंट या चाइल्ड डिव पे अगर करेगा क्लिक तो ऑब्वियसली मुझे एक इवेंट फायर करना है, दैट इज क्लिक वाला, ठीक है। तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो पेरेंट पे मैंने अगेन वही इवेंट लिस्नर यूज़ किया कि जब भी कोई करेगा क्लिक तो एक फंक्शन उसको मैं कॉल करना चाहूँगा जब भी हम करेंगे क्लिक। उसी तरीके से चाइल्ड पे भी मैंने क्या किया, क्लिक पे एक फंक्शन कॉल किया हुआ है, दैट इज चाइल्ड कॉल एंड देन पेरेंट कॉल। देखो पेरेंट कॉल पे मैंने एक अलर्ट करा रखा है, फिलहाल इसकी कोई नीड नहीं मुझे, ठीक है, मैं कन्फ्यूजन नहीं देना चाहता। एंड उसी तरीके से गाइस आप बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे जो चाइल्ड कॉल है वहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, कंसोल करवा रहा हूँ, सिंपल, ठीक है। एंड अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट, समझ रहे हो, ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि जब आप बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके से लिखते हो जहाँ पे कुछ भी नहीं किया अभी तक, हमने जो कुछ भी किया ये एकदम नॉर्मल है, एकदम परफेक्ट है, अगर हम कुछ भी नहीं करते अपने एंड से तब आपसे इंटरव्यू में पूछेगा कि फिलहाल अभी जो इवेंट प्रोपागेशन का जो मोड है वो क्या है, क्या वो इवेंट बबलिंग होगा या इवेंट कैप्चरिंग होगा। तो इतना आपको याद रखना गाइस, अगर आप कुछ भी मेंशन नहीं करते हो, जिस तरीके से चलते आ रहा है एंड उसी तरीके से अगर ये चलता रहा तो हमेशा बाय डिफॉल्ट आपका इवेंट बबलिंग वाला जो फेज है वो रहता है। इट मीन्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप, सबसे पहले इनर मोस्ट का इवेंट हैंडल किया जाएगा, देन उसके आउटर मोस्ट आउट चलता ही जाएगा। दी मोमेंट अब मैं क्लिक करूंगा, बूम, सी चाइल्ड डिव एंड देन आ गया मुझे मेरा पेरेंट डिव। तो बाय डिफॉल्ट आपका क्या रहता है गाइस, बाय डिफॉल्ट आपका वो रहता है सिंपली ये वाला पार्ट, आपका ये जो है इवेंट बबलिंग, ठीक है, इसमें ज़्यादा आपको पता चलेगा। सो इवेंट बबलिंग वो है, बबलिंग फेस वो आपका बाय डिफॉल्ट रहता है। ऑलराइट नाउ एंड हाँ गाइस एक और चीज़, अब आपके माइंड में आ रहा होगा यार ये तो लेकिन सही नहीं है ना, मतलब हालांकि सही भी है अगर आपको धनाधन एक के ऊपर एक का जो इवेंट है उसको अगर फायर करना रहता तो, लेकिन क्या होगा इस अगर आपने दोनों के दोनों पे ऐड कर रखा हो, लेकिन आपको जब आप पर्टिकुलर आउटर मोस्ट पे क्लिक करोगे तो सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट का, इनर वाले पे क्लिक करोगे तो सिर्फ और सिर्फ इनर वाले का डेटा आपको दिखाना हो, तब क्या करोगे, क्योंकि एज पर आवर रूल ये हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये क्या करेगा, या तो टॉप टू बॉटम जा ही रहा है या तो बॉटम टू टॉप आ ही रहा है, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। लेकिन अगर आपको इस तरीके से ये जो फेज है इवेंट का, ये जो प्रोपागेशन है, चाहे वो बबलिंग हो या कैप्चरिंग हो, अगर आपको वो नहीं चाहिए, ठीक है, अगर आपको उसको स्टॉप करना है, प्रोपागेशन को अगर आपको स्टॉप करना है, देन वी हैव वन मेथड दैट इज इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपागेशन, दैट्स इट। मतलब चाइल्ड को जब आप कॉल कर रहे हो तब आपने डायरेक्टली यूज कर दी इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपागेशन।
अब नाउ अगर मैं क्लिक करूंगा, बूम गाइस, सी चाइल्ड डिव एंड बात खत्म। अब उसका जो आउटर मोस्ट पे वो नहीं गया, उसका डेटा हमें शो नहीं हुआ। तो इस तरीके से गाइस आप बच सकते थे एंड आपने स्टॉप प्रोपागेशन लिखा तो आपका काम बन गया, ठीक है। नाउ आपके माइंड में ऑब्वियसली एक और चीज आ रहा होगा, डेट इज हमने यहाँ पे देखा वी हैव अ बबल फेस जो कि बाय डिफॉल्ट है, तो हमें कुछ करना नहीं पड़ा। क्या हो अगर कल के दिन में अगर अपने इनर मोस्ट वाले का टारगेट एलिमेंट है मेरा, सपोज इनर मोस्ट वाला, उसको अगर मैं क्लिक कर दूं सपोज इस टीडी को, लेकिन उसके ऊपर वाला जो आउटर मोस्ट है उसका पहले इवेंट हैंडल हो जाए, फायर हो जाए, देन फिर मेरा हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, कैप्चरिंग ना, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो बबलिंग है एंड हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा बबलिंग फेस के लिए। सो गाइस उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है ऐड इवेंट लिसनर, एंड इसलिए मैंने ऑलरेडी पहले ही इसको यूज कर रखा था। अब बस क्या करना है, अभी तक हम जो कुछ भी देख रहे थे वो ये देख रहे थे कि पहले हमें कौन सा इवेंट चलाना है, वो हमने लिखा एज ए आर्गूमेंट। सेकेंड में हम उस फंक्शन को पास कर रहे थे कि आफ्टर क्लिक कौन से फंक्शन को हमें कॉल करना है, ठीक है, मैंने उसका रेफरेंस पास कर दिया। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको हर बार जब भी हम इवेंट लिसनर पढ़ रहे थे, मैंने अगेन आपको बताया, अगेन एक सस्पेंस की तरह होता जा रहा है, धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होता जा रहा है कि यहाँ पे एक और आर्गूमेंट है एंड दैट इज इधर आप ट्रू लिखोगे या तो आप फॉल्स लिखोगे। एंड गाइस जो हमारा थर्ड आर्गूमेंट होता है वही आपका डिसाइड करता है क्या वो बबल फेस होगा या आपका कैप्चरिंग वाला फेस, ठीक है। अगर बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स रहता है तो फॉल्स अगर आप नहीं भी लिखते हो तो भी वो बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, एंड इट मीन्स कि हम जो यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ करें बबलिंग वाला फेस। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखो गाइस आपका चाइल्ड एंड देन पेरेंट। लेकिन अगर आपको इसको रिवर्स करना है, अगर आपको कैप्चरिंग वाला फेस चाहिए तो फॉल्स फॉल्स को मारो गोली, इंस्टेड यू विल यूज ट्रू, हमें ट्रू यूज करना पड़ेगा। द मोमेंट अब मैं ट्रू लिख देता हूँ मेरा पेरेंट को पहले कॉल जाएगा एंड देन मेरा चाइल्ड। सो गाइस ये आपका कहलाता है इवेंट प्रोपागेशन, जो कि हिडन है दुनिया के नज़रों से, जो खाली सीनियर डेवलपर्स या कंपनी में इसका यूज होता है, या जो एक्सपीरियंस डेवलपर्स है वही इसके ऊपर वीडियो बनाता है। मोस्टली इसके ऊपर वीडियो ही नहीं बनाते क्योंकि बहुतों को आइडिया ही नहीं कि ऐड इवेंट लिसनर में जो थर्ड आर्गुमेंट था वो ट्रू एंड फॉल्स, बेसिकली वो आपका बबलिंग या तो कैप्चरिंग फेस को डिटरमाइन करता था कि आपको कौन सा फेस चाहिए। एंड वो जो इवेंट प्रोपागेशन वाला जो पार्ट हम पढ़ रहे थे वो हम खुद थे, वो हम खुद डिसाइड करते कि हमें कौन सा फेस चाहिए। इवेंट प्रोपागेशन तो बस एक नाम है, ठीक है। सो दिस इज इट गाइस, इतना ही था हमारा ये इवेंट प्रोपागेशन। इसको मैं हटा देता हूं। अब हम चलते हैं थोड़ा नीचे। नाउ गाइस अब हमें देखना व्हाट इज अ हायर ऑर्डर फंक्शन एंड देन व्हाट इज योर कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। तो मेरे पास ऑलरेडी डेटा है एंड डोंट वरी गाइस, ये डेटा हमने ऑलरेडी पहले ही देख चुका है, दैट्स वाई मैं इसको ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा हूँ। सिंपल, कल के दिन सपोज अगर मैं आपको एक टास्क दूँ, मुझे कैलकुलेटर बना के आप दिखाओ, जावास्क्रिप्ट की मदद से मुझे एक कैलकुलेटर बनाओ, सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिंपल बनाओ, जितना इजी तरीके से आप बना सकते हो आप मुझे बना के दिखाओ। तो देखिए गाइस अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेटर क्रिएट किया था, ठीक है, इसी कैलकुलेटर को मैं और एक और ऑसम तरीके से क्रिएट कर सकता था एंड मैं आपको बताता हूँ कि अब मैं कैसे कर सकता हूँ। देखो ये जो मेरे पार्ट है, ठीक है, ये जितने भी मैंने फंक्शन को जो डिफाइन कर रखा है वो तो मुझे लगने वाला है। तो हाँ, इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, इसको भी मैं अनकमेंट कर देता हूँ। चलो ठीक है, देखो इस तरीके से मैंने इतनों को तो अनकमेंट करके रख दिया है। एक काम करता हूँ, console.log को हटाता हूँ, हटा दिया, यहाँ से भी इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले क्या हो रहा था, अगर मुझे सब्ट्रैक्शन करना है तो मुझे इस फंक्शन को अलग से कॉल करना पड़ रहा था, ठीक है। अभी लेकिन वैसा नहीं करना है। देखो मैं बताता हूँ अब आप कैसे करोगे एंड यहाँ पे अब आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, व्हाट इज कॉल बैक एंड देन व्हाट इज हायर ऑर्डर फंक्शन, ठीक है। तो ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे चलता हूँ इस जगह पे, देखो अब मैं क्या करूँगा, इसमें एक और फंक्शन क्रिएट करने वाला हूँ। जी हाँ गाइस, मैं एक और फंक्शन क्रिएट करने वाला हूँ कैलकुलेटर नाम का, ठीक है। एंड देखो मैं उसको डिफाइन कर लेता हूँ, कॉन्स्ट इस तरीके से कैलकुलेटर सिंपल विल बी इक्वल टू, यहाँ पे मैं चलता हूँ फैट एरो फंक्शन यूज़ करता हूँ, कर्ली ब्रेसेस यूज़ करता हूँ। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये जो कॉन्स्ट ये जो मेरा कैलकुलेटर नाम का जो फंक्शन है जिसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे जो मैं पैरामीटर पास करने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डैट इज़ पहला मेरा नंबर 1 कि आपको किस नंबर के साथ एंड कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो ऑपरेटर मैं यहाँ पे पास कर दे रहा हूँ। दिस इज इट, एंड इतना ही करना था और कुछ नहीं। अब ध्यान से देखना, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा, हमने ऑलरेडी रिटर्न समझ लिया है। एंड ये जो मेरा ऑपर होगा, बेसिकली एक काम करता हूँ ऑपरेटर ही लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना हो, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख दी ऑपरेटर, परफेक्ट, एंड इसको मैं स्मॉल लिख देता हूँ, ठीक है। सो ऑपरेटर एंड ऑपरेटर के अंदर देखो गाइस, अब आप धीरे धीरे आप समझ चुके होंगे मैं क्या करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, num2, दिस इज इट गाइस। मैंने कहा था मुझे कैलकुलेटर बनाओ जहाँ पे अगर मैं कुछ भी करना चाहूँ मैं सिर्फ कैलकुलेटर को कॉल करूँ, मेरा काम हो जाए। सो आप ध्यान से देखना, console.log, ठीक है, ये जो कैलकुलेटर है। अब अगर मुझे इस कैलकुलेटर फंक्शन को कॉल करना रहा तो मैं कैसे करूंगा, ऑब्वियसली मुझे 3 आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे। तो सपोज अगर मुझे ऐड करना था, थोड़ी देर पहले मैं क्या कर रहा था,
थोड़ी देर पहले मैं console.log ऐड बेसिकली इस ऐड को एंड देन मैं इस तरीके से 5,2। अब गाइस आप थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अब एक चीज़ नोटिस करो, ये क्या ऐड, ये ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ऑपरेटर। ये क्या 5 एंड देन ये (2). तो देखो ऐड ऑपरेटर पैरेंथेसिस 5 num1, ये जो 2 है num2। तो इनडायरेक्टली गाइस जब मैं इस तरीके से कर रहा था उसको अब मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने एक ऐसा फंक्शन क्रिएट किया जो दूसरे फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। तो समझ रहे हो। एंड मैंने कुछ ऐसे फंक्शंस भी क्रिएट कर दिए लाइक वी हैव ऐड, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, जो अब दूसरे फंक्शन के अंदर एज ए आर्गूमेंट पास होने वाले हैं। तो बस वही अब देखो ध्यान से, एंड आई होप आप धीरे धीरे रिलेट कर पा रहे होंगे। मैं यहाँ पे चलता num1, सपोज मुझे 5 को 2 से करना था मुझे प्लस, एंड मुझे किस तरीके से पास करना पड़ेगा, अब मुझे एक और आर्गूमेंट पास करना है एंड दैट इज़ कि मुझे ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है कि मल्टीप्लिकेशन करना है। मैं ऐड पे क्लिक करूँगा, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। दिस इज इट गाइस। देखो आप कितनी ईजिली सिर्फ एक फंक्शन की मदद से मुझे ऐड करना है 5 + 2 को। एंड यहाँ पे मैंने ऐड को ऑलरेडी डिफाइन कर ही चुका था, एंड ये जो ऐड है वो बेसिकली मेरा एक फंक्शन है, ठीक है। तो अब मैं इसको Ctrl+S सेव कर देता हूँ एंड इनडायरेक्टली पता है ये क्या दिख रहा होगा आपको, ये इनडायरेक्टली आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब अगर सोच रहे हो ये ऐड को तो मैंने कॉल अगर करना होता तो हम तो इस तरीके से करते, लेकिन यहाँ तो मैं खाली ऐड लिखा है मैंने, समझ रहे हो। लेकिन जो ये रिटर्न जो मैं करवा रहा हूँ वो इनडायरेक्टली मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑपरेटर। अब क्या हो गया, नाउ माई ऑपरेटर इज ऐड, मेरा num1 होगा मेरा ये 5, ठीक है, मेरा ये जो num2 होगा ये 2। तो अब अगर बहुत ध्यान से आप देखोगे, सो गाइस इनडायरेक्टली मैं ऐड 5,2 को कॉल कर रहा हूँ, देखो ऐड 5,2, लेकिन वो मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। एंड इसका बेस्ट पार्ट अब ये है, कल के दिन अगर मैंने ऐड के बदले अगर मैंने सब ऐड कर दिया यहाँ पे इस तरीके से सब पास की, तो अब ये जो सब है वो यहाँ पे चला जाएगा। तो अब मैं इनडायरेक्टली सिर्फ एक ही फंक्शन की मदद से अब मैं एक और फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, एंड दैट इज माई सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन के लिए अगेन मुझे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे ऐड करना होगा। तो ये जो पार्ट है गाइस, यहाँ पे आपका कॉल बैक एंड हायर ऑर्डर फंक्शन दोनों का दोनों यूज हो रहा है। सो गाइस मैं क्या कर लेता हूँ, अभी यहाँ पे मैं चल के ये जो पार्ट मैंने लिखा है इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे मैं चल के पेस्ट कर देता हूँ, एंटर हिट करता हूँ। अब ध्यान से देखना अब क्या होता है, ठीक है। इसका आउटपुट क्या आता है, CLS, एक सेकेंड, बाप रे ये क्या था, CLS, एक सेकेंड, CLS कहाँ है, एंड आई थिंक ये परफेक्ट रहेगा। एंड बूम गाइस सी 5 + 2, आई मीन सॉरी मैं तो अब सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ ना, दैट्स वाई 5 - 2 मुझे मिल गया 3, है कि नहीं, कितना ऑसम। अब ध्यान से देखना क्या हो रहा है यहाँ पे, हायर ऑर्डर फंक्शन एंड कॉल बैक फंक्शन किधर है। देखो मैंने आपको क्या बताया था, ऐसे फंक्शन जो दूसरे फंक्शन को एज अ आर्गूमेंट एक्सेप्ट करते हो तो वो आपका हायर ऑर्डर फंक्शन कहलाता है, एंड ऐसे फंक्शन जो दूसरे फंक्शन के अंदर एज एन आर्गूमेंट पास होता है तो वो आपका कॉल बैक फंक्शन कहलाता है। तो हमारे इस केस में ध्यान से देखो, जब मैं ये फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखना इस तरीके से जब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो गाइस इसमें ये जो कैलकुलेटर वाला जो फंक्शन है वो मेरा हायर ऑर्डर फंक्शन कहलाएगा, बिकॉज ये जो फंक्शन है ये दूसरे फंक्शन को एज एन आर्गूमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। एंड ये जो मेरे ऐड, सब्ट्रैक्ट, ये जो मल्टीप्लिकेशन वाले जो मेरे फंक्शन है ये तीनों की तीनों मेरे कहलाए जाएंगे कॉल बैक फंक्शन, बिकॉज ये ऐसे फंक्शन है जो दूसरे फंक्शन के अंदर एज एन आर्गूमेंट पास हो रहे। सिंपल, जो फंक्शन एज एन आर्गूमेंट हम पास कर रहे हैं दूसरे किसी और फंक्शन के अंदर तो वो आपका कॉल बैक फंक्शन, एंड ऐसा फंक्शन जिसके अंदर आप फंक्शन को एज एन आर्गूमेंट एक्सेप्ट कर रहे हो, मतलब हायर, तो उसकी तो ज़्यादा पहुंच हो गई ना कि उसके अंदर आप और बहुत सारे फंक्शन को भी ऐड कर रहे हो, तो वो आपका हायर ऑर्डर फंक्शन, इसलिए उसका रैंक हाई है क्योंकि वो एक ऐसा फंक्शन है जो बाकी फंक्शन को भी एक्सेप्ट कर पा रहा है, समझ रहे हो। दैट्स वाई ये आपका कहलाता है हायर ऑर्डर फंक्शन एंड ये आपका कहलाता है कॉल बैक फंक्शन। दैट्स इट गाइस, इतना ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। आई होप आपको पता चल गया होगा। अगेन वन मोर टाइम गाइस, वन मोर टाइम देखिए, हायर ऑर्डर फंक्शन मतलब ऐसे फंक्शन जो कि हमारा है कैलकुलेटर। इस पूरे केस में सिर्फ एक ही हमारा फंक्शन है हायर ऑर्डर फंक्शन, वो आपका कैलकुलेटर, बिकॉज वो दूसरे फंक्शन को एज एन आर्गूमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। दैट्स वाई ये आपका हायर ऑर्डर फंक्शन। ये मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ये एडिशन, ये जो तीनों के तीनों ये जो फंक्शन है ये तीनों के तीनों आपके कॉल बैक फंक्शन है, बिकॉज ये किसी और फंक्शन के अंदर एज एन आर्गूमेंट हम पास इसको कर रहे हैं। दैट्स वाई, सिंपल, ये इसका रूल है, यही इसका डेफिनेशन है। एंड आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे इसके रिगार्डिंग, ठीक है। नाउ गाइस वी विल सी क्या है हमारे पास। देखो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था console.log अगर हम करते तो कैसे करते।
ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो इतना हो चुका है एंड अगेन वी हैव वन इंटरव्यू क्वेश्चन एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन हायर ऑर्डर फंक्शन एंड देन अ कॉल बैक फंक्शन। अगेन गाइस, ये हमने थोड़ी देर पहले समझ लिया तो इसकी हमें आपको इतनी नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। फाइनली गाइस, अगेन हम आ चुके हैं हमारे एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग पे, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहूँगा एंड दैट इज, अगर मैं एकदम बैक चलता हूँ इस जगह पे, देखो गाइस मैंने क्या बोला था, हम इवेंट प्रोपागेशन, हम हायर ऑर्डर फंक्शन एंड देन कॉल बैक फंक्शन देखेंगे एंड जब बारी आएगी फंक्शन करिंग की, वी विल सी आफ्टर एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट सेक्शन। जी हाँ गाइस, अब ये जो बाकी के पार्ट है उसको गाइस जब हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग सीख लेंगे उसके बाद हम ये सब देखेंगे, ठीक है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे चलता हूँ एंड बूम गाइस, सी वी हैव आवर जावास्क्रिप्ट, आई मीन हाउ जावास्क्रिप्ट वर्क्स, जावास्क्रिप्ट वर्क कैसे करता है एंड एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो गाइस, हम क्या क्या देखने वाले इसके अंदर भी, वी विल सी व्हाट इज होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट। आपने होस्टिंग बहुत सुना होगा, स्कोप चेन क्या होता है, लेक्सिकल स्कोपिंग क्या होता है, व्हाट इज यूज स्ट्रिक्ट मोड एंड दिस कीवर्ड तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है। तो अगेन हम इसको देखेंगे नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी समझ चुका है ये। देन वी हैव आवर क्लोजर्स एंड देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिंक्रोनस वर्सेस सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग एंड फाइनली ये जो इवेंट लूप है गाइस, मजा आने वाला है। मैंने बहुत ऑसम एनिमेशन क्रिएट किया हुआ है एंड बिलीव में मुझे बहुत टाइम लगा था उस एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए। इसमें ऐसे बहुत सारे पीपीटी वेबसाइट्स या आप कह सकते हो एग्जाम्पल में मुझे बहुत टाइम लगा गाइस, क्योंकि सब मैंने खुद से किया था, ठीक है। तो अब हम समझ लेते व्हाट इज होस्टिंग एंड एक एक करके सब समझते। देखो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, वी हैव आवर एसिंक्रोनस का पार्ट शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा नीचे चलता हूँ और नीचे चलता हूँ एंड आई थिंक दिस इज इट। देखो यहाँ से अब हमें देखना पड़ेगा व्हाट इज होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड पहले तो ये इंटरव्यू में माय गॉड बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता था, ठीक है। तो ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा इस बहुत ध्यान से आप देखना। सपोज मेरे पास एक ये एग्जाम्पल है, देखो मेरे पास एक ये एग्जाम्पल है। एक सेकेंड, एग्जाम्पल दिखाने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ व्हाट इज होस्टिंग। वी हैव क्रिएशन फेज एंड देन एग्जीक्यूशन फेज, चलो वो तो आपको बाद में पता चल जाएगा, लेकिन इतना याद रखना है जावास्क्रिप्ट में एक होता है आपका क्रिएशन फेज, दूसरा होता है आपका एग्जीक्यूशन फेज। एग्जीक्यूशन मतलब जब आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, जब आप इस फंक्शन को कंसोल पे, जब मैं इस तरीके से नोड इंडेक्स डॉट जेस्ट लिख के जब मैं एंटर हिट करता हूँ ना, तब उस समय गाइस क्या होता है, पहले क्रिएशन फेज होता है एंड देन एग्जीक्यूशन फेज आता है, उसके बाद ही होता है ये दोनों के दोनों, ठीक है। तो अब होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट इज अ मैकेनिज्म। होस्टिंग जो है जावास्क्रिप्ट में एक मैकेनिज्म है वेयर वेरिएबल्स एंड फंक्शंस डिक्लेरेशंस आर मूव्ड टू द टॉप ऑफ देयर स्कोप बिफोर द कोड एग्जीक्यूट। बस यही है गाइस। तो होस्टिंग का मतलब ही यही है गाइस, जब भी हम कोड को करेंगे रन तो वी हैव अ क्रिएशन फेज एंड देन एग्जीक्यूशन फेज। तो एग्जीक्यूशन फेज के आने से पहले क्रिएशन फेज में ही जितने भी वेरिएबल्स, जितने भी फंक्शंस को डिफाइन किया है हमने, तो सिंपली गाइस अपने स्कोप में सबसे जो टॉप लेवल पे है वहाँ पे जाके उनको वो ऐड कर देता है, ठीक है। ये क्या होता है अभी आपको पता चलेगा थोड़ी देर में। देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ console.log एंड माई नेम, ये जो भी है, मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ CLS करता हूँ, ठीक है। देखो मैं एक वेरिएबल है जिसको मैं console.log करवाना चाहता हूँ, लेकिन देखने वाली बात यह है ये जो वेरिएबल है, ठीक है, इसको तो अभी तक मैंने डिफाइन नहीं की, नहीं इसमें मैंने कोई वैल्यू असाइन की है। मैं पहले उसको कॉल कर रहा हूँ, उसके बाद जाके मैं उस वेरिएबल को डिफाइन कर रहा हूँ एंड देन जाके उसमें मैं एक वैल्यू को असाइन करवा रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगा मुझे वो देखना है, क्या मुझे एरर मिलेगा या मुझे थापा मिलेगा या क्या मिलेगा, मुझे वो देखना पड़ेगा। तो CLS कर देता हूँ, एंटर हिट करता हूँ एंड बूम गाइस, सी आप बहुत क्लियरली देख सकते हो मुझे अनडिफाइंड मिल रहा है। तो ये जो अनडिफाइंड मुझे मिला, ये क्यों मिला मैं अभी आपको बताता हूँ एंड आपको अब मज़ा आ जाएगा कि ये काम कैसे कर रहा है एंड ये किस तरीके से वर्क हो रहा है। सो गाइस आप देखिए कि जब मैं इसको रन करता हूँ तो एग्जीक्यूशन फेज से पहले वी हैव आवर क्रिएशन फेज एंड एज पर आवर रूल जितने भी वेरिएबल्स हो एंड जितने भी फंक्शंस हो उनको अपने स्कोप पे सबसे टॉप लेवल पे उनको मूव कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसका क्या मतलब होता है ध्यान से देखना आप। होस्टिंग का मतलब ही वही और कुछ नहीं है ज़्यादा सिंपल। ये जो 3 लाइन का कोड है, अब बिकॉज ऑफ होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट ये कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं क्रिएशन फेज में देखना। एज पर आवर रूल सबसे पहले ये देखो, ये जो पार्ट है इसको मैं एज इट इज़ कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि सबसे पहला लाइन यही है। यहाँ पे ये चेक होता है क्या यहाँ पे कोई वेरिएबल्स है या कोई फंक्शन डिक्लेयर किया गया है या नहीं। इन आवर केस यहाँ पे ना तो कोई वेरिएबल है ना ही कोई फंक्शन है, कुछ भी नहीं, ये एज इट इज़ हमारा पहला लाइन, ठीक है। ध्यान से देखना, ये मेरा पहला लाइन, ये मेरा दूसरा लाइन, ये मेरा होगा तीसरा लाइन। अभी मेरे पहले लाइन पे जो था पहले अभी भी वही है। अब देखो गाइस जो हमारा सेकंड लाइन है हमारा जो एक्चुअल कोड में वो था वेयर माई नेम। अब इसको ये पता चलता है कि ये एक वेरिएबल है जिसको हम डिक्लेयर कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे जो एक वेरिएबल है वो डिफाइन किया जा रहा है एंड उसको हम डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तब क्या होगा कि ये जो वेरिएबल है उसको अपने स्कोप पे सबसे टॉप पे मूव कर दिया जाएगा। इट मीन्स अब ये वाला जो कोड है इंस्टेड
अब अब ये आ जाएगा गाइस आपके सेकंड पे। एक सेकंड में यहाँ पे चलता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और ये वाला जो पार्ट है इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे रख देता हूँ। देखो मैंने तो क्या किया था, पहले नाम को मैं कंसोल कर रहा था, बाद में उसको मैं डिक्लेयर कर रहा था या डिफाइन कर रहा था, राइट, दोनों सेम है, हाँ, कंफ्यूज मत होना। लेकिन बिकॉज ऑफ होस्टिंग जितने भी वेरिएबल्स है, जितने भी फंक्शंस है, वो अपने स्कोप में एकदम टॉप पे उसको मूव कर देते हैं, ठीक है। एंड देन अब देखो फिलहाल 2 लाइन में ऑलरेडी चेंज आ चुका है, दैट इज़ कि एकदम टॉप पे आ गया है। उसके बाद हमें माई नेम मिल रहा है। इट मीन्स कि इसको देख के तो हमें ऑब्वियसली यही लग रहा है कि माई नेम विल बी इक्वल टू अनडिफाइंड, क्योंकि हमने हमारा जो सेकंड सेक्शन था उसमें समझ लिया था अगर आप कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट हमें अनडिफाइंड मिल रहा होता है, सिंपल। एंड थर्ड पे देखा कि इस पर कोई वेरिएबल या कोई फंक्शन है नहीं है, तो इस वाले को कॉपी करता हूँ एंड ये पेस्ट कर देता हूँ। सो गाइस जो कोड आप इस तरीके से लिख के रन कर रहे थे वो कुछ ऐसा हो जाता है आपके क्रिएशन फेस में जाके, एंड देन एग्जीक्यूशन फेस में अब बहुत क्लियरली हमें पता चल रहा है कि ये वाला जो पार्ट है इसको जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट एक अनडिफाइंड वाली वैल्यू दे देगा, एंड यही आपका एक डेटा टाइप है। एंड दैट्स वाई मुझे माई नेम के बदले स्टार्टिंग में मुझे अनडिफाइंड मिल रहा था। तो ये आपका कहलाता है होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट, जहाँ पे वेरिएबल्स एंड फंक्शंस को अपने स्कोप पे एकदम टॉप पे मूव कर दिया जाता है, सिंपल। एंड अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक बहुत ऑसम ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि आफ्टर ECMAScript 2015 अगर इंस्टीट्यूट ऑफ वेयर अगर मैं यहाँ पे लेट यूज़ कर देता गलती से, एंड आज के टाइम में सभी लेट या तो कॉन्स्टी यूज़ करते हैं, अब क्या होता है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मैं बैकटिक करता हूँ, CLS करता हूँ, एंड बूम गाइस सी मुझे एरर आ रहा है, सिंपल मुझे एरर आ रहा है। अब बोल रहा नहीं भाई इस तरीके का घटिया काम नहीं चलेगा, कि पहले क्या हो रहा था जावास्क्रिप्ट चलो यार बच्चा है छोड़ दो यार, गलती कर दी, बिना नाम को डिक्लेयर करे पहले ही उसको कंसोल करवा रहा है, उसने बोला चलो माफ कर देते। लेकिन नहीं, अब ECMAScript के बाद अगर आप लेट या कॉन्स्ट यूज़ करते हो तो गाइस आपका वो एरर देने वाला, बोलेगा नहीं पहले आप ये जो माई नेम है उसको पहले आप डिफाइन करो, देन ही जाके आप उसको करोगे कॉल। यहाँ पे बता भी रहा है कैनॉट एक्सेस माई नेम बिफोर इनिशियलाइजेशन, जब तक आप उसको इनिशियलाइज नहीं करोगे तब तक हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। सो गाइस होस्टिंग की हो गई है टाइट फीस आफ्टर ECMAScript, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया क्योंकि लोग अभी भी होस्टिंग करते रहते हैं, ठीक है। एंड गाइस आप देख सकते हो मैंने बहुत क्लियरली यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया, होस्टिंग इज अवॉइडेड बाय यूजिंग द लेट कीवर्ड इंस्टेड ऑफ वेयर। द अदर डिफरेंस इज दैट वेरिएबल्स डिक्लेयर विथ लेट आर लोकल टू द सराउंडिंग ब्लॉक, नॉट टू दी एंटायर फंक्शन। एंड हमने ऑलरेडी लेट वर्सेस वेयर वर्सेस कॉन्स्ट के ऊपर बहुत ऑसम तरीके से समझ चुका है, तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन आपको होस्टिंग पता चल गया नाउ। तो देखिए गाइस अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज व्हाट इज स्कोप चेन एंड देन लेक्सिकल स्कोपिंग इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। एंड बिलीव मी गाइस ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, एंड नाम देख के तो बहुत खतरा लग रहा है लेकिन ऐसा कुछ नहीं। तो व्हाट इज स्कोप चेन पहले वो देखेंगे। देखो द स्कोप चेन इज यूज्ड टू रिसॉल्व द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल नेम्स इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स के जितने भी नाम हैं उनकी कौन सी वैल्यू होनी चाहिए उसको रिसॉल्व करने में हमें ये स्कोप चेन हेल्प करता है, मदद करता है। मतलब किस वेरिएबल का क्या वैल्यू होगा वो ये हमें बताता है, सिंपल। एंड वो किस तरीके से बताता है वो भी देख लेते हैं। देखो स्कोप चेन इन जावास्क्रिप्ट इज लेक्सिकली डिफाइंड। स्कोप चेन जो है इन जावास्क्रिप्ट वो लेक्सिकली डिफाइंड, इसका मतलब ये होता है कि अब हम बहुत इजीली सिर्फ कोड को देख के ही ये बता सकते हैं कि किस वेरिएबल का क्या वैल्यू होगा। अगर मैं ये वाला कोड आपको अगेन दिखाता, ये वाला पार्ट, ठीक है, इस तरीके से, एंड चलो ये भी नहीं, मैं अगर सिंपल इसको मारो गोली मैं यहाँ पे चलता हूँ, अगर मैं इस तरीके से लिख दूँ कॉन्स्ट पाई विल बी इक्वल टू 3.142 समथिंग, आई डोंट नो जितना भी था, तो आप मुझे बताओ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पाई, क्या है वैल्यू ऑफ पाई। अब बोल देंगे ऑब्वियसली इट्स 3.142। सो गाइस दिस इज कॉल्ड योर लेक्सिकल स्कोपिंग, आई मीन मतलब लेक्सिकली डिफाइंड, जहाँ पे अब आप कोड को देख के बता सकते हो कि इस वेरिएबल का क्या वैल्यू होने वाला है, सिंपल। लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल था, हद से ज़्यादा, लेकिन फिर भी आगे हम समझेंगे कि थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स भी ऐसा होता है जहाँ पे आपको थोड़ा मुश्किल हो रहा होता है, लेकिन फिर भी हम एटलीस्ट समझ ही सकते। तो लेक्सिकली का मतलब वही होता है, ठीक है। नाउ एट द टॉप वी हैव द ग्लोबल स्कोप विच इज़ द विंडो ऑब्जेक्ट इन द ब्राउजर, जो कि हम ना जाने 1000 बार पढ़ चुके। एंड आई डोंट नो मैंने क्यों लिख दिया यहाँ पे ये, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। लेक्सिकल स्कोपिंग, ऑल राइट, नाउ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज लेक्सिकल स्कोपिंग, ठीक है। देखो द लेक्सिकल स्कोपिंग मीन्स नाउ द इनर फंक्शन कैन गेट एक्सेस to their parent functions variables but the vice versa is not true। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिलीव मी गाइस। तो गाइस क्या होता है ये लेक्सिकल स्कोपिंग, इसका मतलब कि जो इनर फंक्शन से अपने आउटर फंक्शन या अपने पेरेंट फंक्शन के वेरिएबल को वो एक्सेस कर सकते, लेकिन उसका वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू।
मतलब पेरेंट के जितने भी फंक्शंस है, आई मीन पेरेंट फंक्शंस अपने इनर या चाइल्ड फंक्शंस के वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर सकते। अब वो ये बोल रहा है, एंड ये जो फंक्शनैलिटी है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये आपका लेक्सिकल स्कोपिंग कहलाता है। एंड मेरे पास ऑलरेडी एग्जाम्पल है जहाँ पे मैंने कुछ रिवील नहीं किया, ये मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ, फिलहाल इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ। देखो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया ए नाम का, जो कि मेरा ग्लोबल स्कोप पे, क्योंकि सबसे टॉप पे वो, इट मीन्स वो ग्लोबल स्कोप पे है। एंड विंडो डॉट ए लिखूंगा तो भी मुझे ये मिल जाएगा, ठीक है। देखो एक ए है जो कि ग्लोबल स्कोप है। देन उसके बाद गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ जिसका नाम है फर्स्ट, उसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ यूजिंग अ फैट एरो फंक्शन, ठीक। उसके अंदर चलते ही, मतलब फंक्शन को क्रिएट करते ही मैंने एक और वेरिएबल को क्या किया गाइस, डिफाइन के साथ साथ वैल्यू भी असाइन करा दी, दैट इज बी विल बी इक्वल टू हाउ आर यू, सिंपल। देन उसी फर्स्ट फंक्शन के अंदर मैंने एक और फंक्शन को डिफाइन किया, इट मीन्स नाउ ये जो फर्स्ट फंक्शन है ये मेरा पेरेंट फंक्शन है। एंड देन जो ये सेकेंड फंक्शन मैंने उसके अंदर जो क्रिएट किया, इट्स माई इनर फंक्शन, ये मेरा चाइल्ड फंक्शन है। तो अब ये जो चाइल्ड फंक्शन को अगेन मैंने डिफाइन किया यूजिंग अ फैट एरो फंक्शन, उसके अंदर मैंने अगेन एक और वेरिएबल को क्या किया गाइस, डिफाइंड, साथ ही साथ वैल्यू भी कर दी मैंने असाइन, ठीक है। उसमें मैंने लिखा हाई आई एम फाइन थैंक यू। एंड देन उस सेकेंड फंक्शन के अंदर मैं कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं ए प्लस बी प्लस सी, एंड ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, जो ओल्ड वर्जन है, अभी टेम्पलेट डिटेल्स आ चुका है। लेकिन एंड गाइस एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको ये देखना है कि मैं तब से क्या कर रहा था, मैं खाली टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ कर रहा था, अचानक से मैंने टेम्पलेट अचानक से अब मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। तो कहाँ हमें कौन सा ज़्यादा सिंपल एंड ईजी पड़ता है, उस बेसिस पे हमें करना है। मुझे ए प्लस बी प्लस सी चाहिए एंड बहुत ईजिली मैं इसको कर पा रहा हूँ, एल्स मुझे कंसोल डॉट लॉग करना पड़ता, एंड बैक टिक डॉलर कर्ली ब्रेसेस एंड ए प्लस बी प्लस सी, इस तरीके से मैं लिखता। तो गाइस किस लिए बैक टिक लगाऊं, डॉलर लगाऊं, कर्ली ब्रेसेस लगाऊं, जब मैं डायरेक्टली ए प्लस बी प्लस सी कर सकता था। तो वो आपको डिपेंड करता है कहाँ पे क्या ज़्यादा सिंपल है, वही यूज़ करो। हर बार टेम्पलेट लिटर से तो उसी की नीड नहीं है हमें, इस तरीके से भी आपको गाइस आउटपुट मिलने वाला है। तो मैं कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ गाइस, एक काम करता हूँ, इसको अब मैं नीचे लेके चलता हूँ बॉटम पे। अब आप मुझे ये बताओ गाइस, अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो इस पर मुझे क्या आउटपुट आएगा। ये मेरा जो इनर फंक्शन है उसके अंदर जो भी मैंने वेरिएबल को गेट करना चाह रहा हूँ वो एक तो उसके बाहर है, ये जो मेरा इनर फंक्शन है उसके बाहर एक वेरिएबल है एंड एक ग्लोबल स्कोप पे। तो क्या मैं एक्सेस कर सकता हूँ या नहीं, वो हमें देखना है। सो मैं चलता हूँ यहाँ पे CLS एंटर हिट करता हूँ एंड बूम गाइस, हेलो गाइस हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू। मतलब ये जो मेरा इनर फंक्शन है वो अपने पेरेंट फंक्शन के जितने भी वेरिएबल्स है एंड जो ग्लोबल स्कोप पे जो भी वेरिएबल्स है उसको वो एक्सेस कर सकता है। एंड ये जो प्रॉपर्टी है इसको ही हम बोलते हैं योर लेक्सिकल स्कोपिंग, बिकॉज इनर फंक्शन कैन नाउ एक्सेस द वेरिएबल्स ऑफ देयर पेरेंट एंड ग्लोबल स्कोप के जो भी वेरिएबल्स हो उनको, ठीक है। लेकिन इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। एंड वो क्यों नहीं है, क्योंकि अगर कल के दिन ये सेकेंड फंक्शन के बाहर में अगर चलता हूँ एंड वहाँ पे अगर मैं गाइस कंसोल डॉट लॉग एंड अगेन सेम चीज़ को मैं अप्लाई करना चाहूँ, तो देखो बी को तो मैं कर सकता हूँ क्योंकि गाइस मेरा जो स्कोप है वो इसके अंदर ही है, फर्स्ट फंक्शन के अंदर ही है, तो बी में एक्सेस कर सकूंगा। ए तो ग्लोबल है, उसको कोई भी कर सकता है। क्या ये जो सी है जो इनर फंक्शन के अंदर मैंने डिफाइन किया था, क्या उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ उस फंक्शन के बाहर या नहीं, तो ये हमें देखना है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, CLS करता हूँ एंड बूम गाइस मुझे एरर आने वाला है, बिकॉज एज पर लेक्सिकल स्कोपिंग पेरेंट वाला जो है वो अपने इनर चाइल्ड की जितने भी प्रॉपर्टीज़ है या जो भी वेरिएबल्स है उसको वो एक्सेस नहीं कर सकते। एंड आप बहुत क्लियरली देख सकते हो C इज़ नॉट डिफाइंड, ये जो C है वो तो डिफाइंड ही नहीं किया गया बोल रहा, जबकि यहाँ तो मैंने किया हुआ है। लेकिन हमारा ये जो पेरेंट है अपने चाइल्ड या इनर फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल्स है उसको गेट नहीं कर सकता, एक्सेस नहीं कर सकता। एंड दिस इज कॉल्ड योर लेक्सिकल स्कोपिंग, दैट्स इट, यही है इतना आपका सिंपल। आई होप आपको पता चल गया होगा। अगर इंटरव्यू में कोई भी आपसे ऐसे पूछे तो गाइस आप बता देना कि इनर फंक्शन बाहर वाले का जो डेटा है उसको गेट कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, लेकिन आउटर फंक्शन इनर फंक्शन के वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ लेक्सिकल स्कोपिंग। दिस इज इट, सिंपल, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो अब हमारा जो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई डोंट नो गाइस इसको क्यों इतना हवा कर रखा है एंड बहुतों को लगता है कि क्लोजर बोले तो कुछ ऐसा है जावास्क्रिप्ट में जो सबको आना ही चाहिए। आई मीन क्यों, किस लिए, बस बड़े बड़े लोग इसके बारे में बात करते क्लोजर क्लोजर, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। तो गाइस अब हम देखते हैं कि व्हाट इज क्लोजर इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आई नो आप में से बहुत लोग ये क्लोजर पक्का सोच रहे थे ये क्लोजर होगा या नहीं इस वीडियो में, लेकिन है भाई, क्लोजर है, ठीक है। तो व्हाट इज अ क्लोजर, देखिए मैंने कुछ इसके डेफिनेशंस ऐड कर रखा है ताकि आप उसको रीड आउट कर सको। सो सबसे पहला वाला जो डेफिनेशन बोलता है, दैट इज ए क्लोजर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ फंक्शन बंडल्ड टुगेदर विद अ रेफरेंस टू इट्स सराउंडिंग स्टेट and that is the lexical environment. So guys, it's a combinations of your functions bundled together
विथ अ रेफरेंस टू इट्स सराउंडिंग स्टेट एंड दैट इज द लेक्सिकल इन्वायरमेंट। ये क्या होता है आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। एंड एक और बहुत सिंपल तरीके से इन्होंने बताया, ए क्लोजर गिव्स यू एक्सेस टू एन आउटर फंक्शन स्कोप फ्रॉम एन इनर फंक्शन। ऑल राइट, ये जो पार्ट है, ये जो डेफिनेशन है क्लोजर का, ये आपको कहीं ना कहीं सुना सुना लग रहा होगा। आप थोड़ी देर के लिए सोचो, आपने कहीं सुना था ये कि हमारा ये जो इनर फंक्शन है वो अपने आउटर फंक्शन के स्कोप में जो भी वेरिएबल्स हो या पैरामीटर्स हो उसको वो एक्सेस कर सकता है। तो गाइस थोड़ी देर के लिए सोचो, कहीं सुना था आपने ऐसा? ऑब्वियसली थोड़ी देर पहले, अब भी एक सेकंड भी नहीं, 30 सेकंड पहले जब हम ये लेक्सिकल स्कोपिंग पढ़ रहे थे तब यही तो है वहाँ पे भी। सो लेक्सिकल स्कोपिंग समहाउ गाइस आप इसको क्लोजर भी कह सकते हो। आई मीन क्लोजर में वो आपका लेक्सिकल स्कोपिंग भी आ जाता है। दैट्स वाई वी हैव आवर लेक्सिकल इन्वायरमेंट जो कि बंडल्ड है आपके फंक्शन के साथ। दैट्स वाई दोनों का कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड योर क्लोजर्स, सिंपल, ठीक है। एंड दिस इज इट। एंड एक और चीज़ है, दैट इज इन जावास्क्रिप्ट क्लोजर्स आर क्रिएटेड एवरी टाइम अ फंक्शन इज क्रिएटेड। तो जावास्क्रिप्ट में क्लोजर्स हर एक बार क्रिएट होता है जब जब आपका फंक्शन क्रिएट हो रहा है एट अ फंक्शन क्रिएशन टाइम। ऑल राइट, अब आपको धीरे धीरे पता चल रहा होगा जब भी हम कोड को रन करते हैं तो हमें जो आउटपुट मिल रहा है ना, पहले वो क्रिएशन फेज से होके हुए गुजरता है एंड देन एग्जीक्यूशन फेज के बाद हमें उसका आउटपुट मिल रहा होता है। तो देखो क्या होता है क्लोजर में, आपको बताता हूँ। देखिए तो गाइस सिंपल मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक आउटर फंक्शन करके मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ध्यान से देखना, आउटर फन, एंड मैं एज इट इज इसके अंदर एक पैरामीटर पास कर देता हूँ, सॉरी एक आर्गुमेंट पास कर देता हूँ आउटर फन करके। ऑलराइट, देखो अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा आउटर फन है इसको मैं डिफाइन करता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट विद द हेल्प ऑफ फैट एरो फंक्शन एंड दिस इज इट। एंड इस पर मैं एक ए लिख के पास कर देता हूँ। नाउ इट्स आर्गुमेंट, इट्स पैरामीटर, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, मैं एक और वेरिएबल पास कर दे रहा हूँ, आई मीन डिफाइन कर रहा हूँ एंड वैल्यू भी असाइन करा देता हूँ 10। सपोज मुझे सम निकालना विद द हेल्प ऑफ क्लोजर, कैसे निकालूंगा, सिंपल। अब इसके अंदर मैं एक और फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि इनर एंड आउटर फंक्शन तो लगेगा ही लगेगा। फैट एरो फंक्शन, एंड आई नो मैंने मिस्टेक कर दी यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू साइन। चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो गया, ठीक है। एंड गाइस अब आप बहुत ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट सम विल बी इक्वल टू, मैं इसको चाहो तो एक लाइन में लिख सकता था लेकिन मैं नहीं करने वाला वो, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी फैट एरो फंक्शन के टाइम में दिखा दिया था। अब सम जब भी करना हो बहुत इजीली एक लाइन में निपटा सकते थे, लेकिन अभी हमें क्लोजर देखना है, ठीक है। मैं एज इट इज चलता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो कंसोल डॉट लॉग, मैं यहाँ पे चल के द सम ऑफ द टू नंबर इज डॉलर कर्ली ब्रेसेस सम, दिस इज इट, सिंपल एज इट इज मैं रखता हूँ। अब गाइस आप मुझे बताओ, ठीक है, अगर मैं इस तरीके से एक आउटर फंक्शन, उसके अंदर एक इनर फंक्शन है एंड ए प्लस बी, मतलब ए तो इसका अपना खुद का है, सॉरी ए तो मुझे बाहर से मिल रहा है, वो एक पैरामीटर है एंड ये एक और वेरिएबल है। सो दिस एंड नाउ गाइस अब हमें ये देखना है क्या हमारे जो इनर फंक्शन है उसको पहले तो मुझे कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं चल के इनर फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। नाउ क्या मेरा ये जो इनर फंक्शन है उसमें देखो ए और ये जो बी वेरिएबल है, ठीक है, ये मैंने इसके अंदर तो मैंने डिफाइन किया ही नहीं है कहीं पे भी। ये जो बी है वो मेरे पेरेंट फंक्शन के अंदर मैंने उसको डिफाइन एंड इनिशियलाइज किया हुआ है विद वैल्यू 10, लेकिन ये जो ए है वो तो एक वेरिएबल भी नहीं है। अब वो तो एक वेरिएबल भी नहीं, वो तो एक पैरामीटर है। एंड वो किसका पैरामीटर है, वो भी आपके पेरेंट, नॉट आपके पेरेंट, मतलब ये इनर का पेरेंट आउटर हुआ ना, उसके पेरेंट का है वो। तो क्या मैं पैरामीटर एंड वेरिएबल को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है, होता है या नहीं वो देख लेते हैं ना। CLS कर लेता हूँ, एंटर हिट करता हूँ एंड बूम गाइस, दिस सम ऑफ द टू नंबर इज 15। इट मीन्स ये जो पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ योर क्लोजर। एवरी टाइम जब भी आप फंक्शन क्रिएट करते हो आपका क्लोजर बन जाता है एंड समवेयर इन द मेमोरी वो क्लोजर में आपका ये जो बी एंड देन ए की वैल्यू कहीं ना कहीं वो स्टोर की गई एंड जब हमें इसकी बारी आई तो वहाँ से डेटा को फैच करके हमें यहाँ पे 15 मिल गया, ठीक है। तो चलो ये जो पार्ट था गाइस, ये अगर आप देखोगे तो इसको आप डिट्टो लेक्सिकल स्कोपिंग भी बोल सकते हो, बिकॉज इनर फंक्शन कैन एक्सेस द वेरिएबल्स एंड पैरामीटर ऑफ देयर आउटर फंक्शन बट द वाइस वर्सा इज फॉल्स। ऑब्वियसली सही भी है वो। मैं अगर यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके अगर ए प्लस बी करना चाहता था, ठीक है, एंड एक सेकंड में वो कर सकता हूँ क्योंकि मैंने इनर फंक्शन में तो कुछ डिफाइन ही नहीं किया, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, वो ऑलरेडी हमने थोड़ी देर पहले ही देख लिया था। लेकिन गाइस अभी भी आपके माइंड में आ रहा होगा लेकिन क्लोजर का क्या काम है, मतलब इसमें क्लोजर क्या हुआ, क्योंकि ये तो लेक्सिकल स्कोपिंग ही लग रहा है मुझे अभी भी, है कि नहीं, कि इनर फंक्शन जो है आउटर फंक्शन को एक्सेस कर सकता है, आई मीन उसके वेरिएबल्स एंड पैरामीटर्स या जो भी हो। तो क्या मतलब अगर कोई मुझसे पूछे व्हाट इज क्लोजर, तो क्या मैं अगर ये डेफिनेशन बोल के ये वाला जो प्रोग्राम है अगर मैं वहाँ पे टाइप करके चिपका दूँ तो चलेगा? ऑब्वियसली चलेगा, क्योंकि ये भी क्लोजर का ही एक पार्ट है, राइट, सिंपल। अब देखो इसी पार्ट को मैं कॉपी करता हूँ, हम थोड़ी देर के लिए और अच्छे से समझते इसको, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, ध्यान से देखना। अभी मैं क्या करूँगा इस पार्ट में ना, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन
मैं डायरेक्ट उस फंक्शन को रिटर्न कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखना, मैं फंक्शन को रिटर्न कर दूंगा। अब रिटर्न करने का क्या मतलब होता है, तो गाइस जब भी हम कोई भी फंक्शन को कॉल करते हैं उसका अपना खुद का क्रिएशन फेस बनता है, ठीक है, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर। एंड उस क्रिएशन फेस में भी गाइस धीरे धीरे उसकी जो वेरिएबल एंड उसके अंदर जो फंक्शन है उनको अपना अपना स्पेस मिलता रहता है। तो गाइस अब आपके माइंड में आ रहा होगा मैंने रिटर्न अगर लिख भी दिया तो क्या उखाड़ लिया, समझ रहे हो, मतलब क्या फ़ायदा इसका। तो इतना आपको समझना है, दी मोमेंट में अगर आउटर फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो ए की वैल्यू 5 चलो सही है, लेट बी इक्वल टू 10 वो भी सही है। लेकिन अब गाइस इस पार्ट पे जाने से पहले वो देखेगा कि मैं रिटर्न कर रहा हूँ एक इनर फंक्शन को। एंड ध्यान दो, मैं यहाँ पे फंक्शन के बाद पैरेंथेसिस नहीं लिख रहा, क्योंकि मैं अगर मैं पैरेंथेसिस लिखता तो वो कॉल हो जाता ना। तो मैं सिंपली इस फंक्शन को क्या कर रहा हूँ, रिटर्न करवा रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर मैं कंट्रोल-S सेव करता हूँ, CLS करता हूँ, ध्यान देते क्या होता है, ठीक है, थोड़ा उसको थोड़ी देर के लिए ऊपर कर देता हूँ एंड आई थिंक इतना परफेक्ट रहेगा। एंड अगर मैं एंटर हिट करूँ, सो गाइस मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। लेकिन क्या हो, जब भी आप रिटर्न करते हो इट मीन्स आप अपना जो कॉलर फंक्शन है उसमें डेटा पास कर रहे हो, कुछ ना कुछ है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ इस जगह पे एंड लेट्स सी गाइस मैं कुछ डेटा ले सकता हूँ, यानी लेट चेक मैं लिख देता हूँ, चेक क्लोजर, मतलब क्लोजर हमें मिला यानी, ठीक है, क्लोजर विल बी इक्वल टू ये जो पार्ट है इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड देन यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। अब अगर मैं console.log करता हूँ, फिलहाल के लिए सिर्फ console.log एंड ये जो चेक क्लोजर है इसको मैं यहाँ पे चल के पेस्ट कर देता हूँ एंड मैं चल के CLS कर देता हूँ, एंटर हिट करता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो फंक्शन इनर फंक्शन, ये जो फंक्शन है इनर फंक्शन ये मुझे मिल रहा है, समझ रहे हो, ये मुझे मिल रहा है। लेकिन वहीं अगर अब इसको भी मैं इस तरीके से कॉल करूँ, यहाँ पे चल के CLS कर दूँ, एंटर हिट करो, बूम गाइस सी नाउ अब मुझे मिल रहा है द सम ऑफ 2 नंबर इज 15। तो देखने वाली बात, एंड ये जो अनडिफाइंड है इसका बिल्कुल टेंशन मत लो, क्योंकि मैंने यहाँ पे console.log किया हुआ है एंड ऑलरेडी यहाँ पे भी console.log जो भी है वो पहले से ही है। तो अब मैं अगर CLS करता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, बूम गाइस सी द सम ऑफ 2 नंबर इज 15। ऑल राइट गाइस, ऑल राइट। अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये आउटपुट कहाँ से आ गया, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनोगा, इसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड दैट इज, सो गाइस जब भी आप फंक्शन को कॉल करते हो हर एक फंक्शन के लिए एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है, वो हम इवेंट लूप में समझेंगे, ठीक है। जब एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना तब उसने क्या किया गाइस, इसकी वैल्यू असाइन कर दी, ए की वैल्यू एंड बी की वैल्यू असाइन कर दी अपने एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर। एंड देन जब उसने देखा रिटर्न इनर फंक्शन, तब क्या हुआ कि गाइस उसने डायरेक्टली ये जो फंक्शन है उसको रिटर्न कर दिया एंड वो अपने एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट से चला गया। एंड अगर वो अपने एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट से चला गया मतलब प्रोग्राम से चला गया, तो उसके बाद जब मैं इस इनर फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे उसकी वैल्यू कहाँ से मिल रही है, मतलब कैसे मिल रहा है ये मुझे। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे मिल रहा है। देखो आई डोंट नो गाइस आपको ये सेंस कर रहा होगा या नहीं, लेकिन ये आपको तब समझेगा जब आप एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट वाला एक इवेंट लूप जब हम देखेंगे। सो आई होप गाइस आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि कोई भी फंक्शन अगर रिटर्न कर देता है तो वो खत्म हो जाता है ना उसका काम। तो फिर भी अगर मैं बाद में अगर उसको कॉल कर रहा हूँ तो उसके पेरेंट का डेटा मुझे मिल रहा है, ये हैरान वाली बात है। एंड हेयर आपका क्लोजर का, एक सेकेंड मैंने कहाँ क्या कर दिया, और उसको मैं एज इट इज लिखता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखना, इंस्टेड ऑफ ये जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, एंड इसको पार्ट को मैं हटा देता हूँ। अगेन मैं यहाँ पे चल के गाइस क्या करता हूँ, देखो console.log के बदले अब मैं आपको एक और बहुत औसम मेथड बताने वाला हूँ, दैट इज dir। तो ये क्या करता है गाइस, आपका जो भी डेटा है उसके बारे में और डिटेल में बताता है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। सो आई होप आपको मज़ा आ गया कि हम अब एक और चीज़ देख रहे हैं, दैट इज dir। अब अगर मैं ये जो चेक क्लोजर है इनर फंक्शन जो हमें रिटर्न हो रहा था उसको अगर मैं चेक करता हूँ तो आप ध्यान से देखना क्या होता है। एंड बूम गाइस सी मुझे फंक्शन एंड देन इनर फंक्शन मिल रहा है। लेकिन इसको अगर मैं अपने टर्मिनल पे चलता हूँ, आई मीन अपने कंसोल पे चलता हूँ ब्राउज़र वाले, तब आप ध्यान से देखना क्या होता है। मैं यहाँ पे चलता हूँ इस जगह पे, बाहर मैं इंस्पेक्ट पे चलता हूँ, ठीक है, मैं कंसोल पे चलता हूँ इस जगह पे, देखो मैं अगर इसको लिख के एंटर हिट कर दो, बूम गाइस सी मुझे इनर फंक्शन रिटर्न कर रहा है, ये मुझे इनर फंक्शन रिटर्न कर रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे वी हैव आवर स्कोप्स, ठीक है, एंड स्कोप्स के नीचे मैं चलता हूँ एंड बूम गाइस सी दिस इज योर क्लोजर। क्लोजर के अंदर एक आउटर फंक्शन है, मतलब क्लोजर में ऑलरेडी वो मैंने आपको क्या बताया था, समवेयर इन द मेमोरी गाइस क्लोजर में स्टोर हो जाता है एंड वहाँ से आपको डेटा गेट कर रहा है वो। तो आप देख सकते हो कि हमारा ये जो इनर फंक्शन है उसमें एक क्लोजर बन चुका है जिसमें हमारा आउटर फंक्शन का जो ए की वैल्यू है एंड देन जो बी की वैल्यू ऑलरेडी स्टोर्ड है। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो चेक क्लोजर करके, ये जो मैंने कुछ लिखा था यहाँ पे देखो। तो कैसा लगा आपको, ये है आपका क्लोजर की, मतलब क्लोजर मतलब आप ऐसा समझ लो कि इनर फंक्शन आप आउटर फंक्शन को, तो आप ये समझ लीजिए कि जो इनर फंक्शन है वो आउटर फंक्शन की जो डेटा है उसको एक्सेस कर सकता है। एंड वो किस लिए कर पा रहा है, बिकॉज ऑफ क्लोजर, क्योंकि वो क्लोजर में उसको स्टोर करके रख रहा है एंड वहाँ से हम वो डेटा को गेट कर पा रहे हैं। सो दिस इज योर क्लोजर गाइस, सिंपल,
इतना ही आप समझ लीजिए, बात खत्म, ठीक है। एंड रिटर्न करने के बावजूद भी अगर हमें मिल रहा है तो वो तो ऑसम है ही, इसलिए गाइस क्लोजर इतना बात किया जाता है। एंड आई होप गाइस आप समझ गए होंगे, ठीक है। सो अब मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड अब हम देख लेते क्या है। ऑलराइट गाइस, बैक टू एडवांस जावास्क्रिप्ट। एक सेकंड मैं यहाँ पे चलता हूँ। हमने होस्टिंग देख ली, हमने स्कोप देख लिया, हमने लेक्सिकल स्कोपिंग देख ली, हमने क्लोजर देख लिया, लेकिन हमने नहीं देखा तो ये यूज स्ट्रिक्ट मोड एंड देन दिस कीवर्ड। मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस, यूज स्ट्रिक्ट मोड जो है हम इसको देखेंगे एकदम एंड में, जब हम ECMAScript या जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट समझेंगे तब। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, ये जो यूज स्ट्रिक्ट मोड है ये ECMAScript 2014 में रिलीज़ किया गया था। एंड पता ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि आप कभी भी ऐसे उल्टे फुल्टे काम नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सपोज यहाँ पे ध्यान से देखो आप, हाँ मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ, यूज स्ट्रिक्ट लिख देता हूँ इस तरीके से। एंड आपको इसको क्या करना पड़ता है, डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ता है इस तरीके से, ठीक है। द मोमेंट आप लिखते हो एंड x इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ विनोद, ठीक है। एंड यहाँ पे भी जाके अगर console.log अगर मैं इस x को पास कर दूँ, ठीक है, तो क्या होता है इसमें आपको बताता हूँ। देखो मैं अगर इसको राइट साइड में लेके चलता हूँ, CLS करता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, मुझे एरर आ रहा है। वहीं अगर मैं यूज स्ट्रिक्ट मोड को यूज़ नहीं करता हूँ, CLS करता हूँ, तो मुझे विनोद आ रहा है। हमें मालूम है ना यार कि ये जो x है एटलीस्ट इसको डिफाइन तो करो, चाहे आप वैल लिखो या लेट लिखो या कॉन्स्ट लिखो, एटलीस्ट इसको डिफाइन तो करो। तो गाइस मैं तब से आपको वही बता रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट हमें बच्चा समझ रहा था एंड नॉट हम जब कोड लिख रहे थे, चलो यार बच्चा है, कुछ गलती हो गई मैं ठीक कर दूंगा। डेट्स वाई हमने होस्टिंग भी देखा, लेकिन आफ्टर ECMAScript के बाद तो होस्टिंग की तो टाइट है फिश, डायरेक्ट एरर आ रहा है। सेम यहाँ पे भी वही है। पहले अगर मैं डायरेक्टली x इक्वल टू विनोद लिखता तो मुझे उसकी वैल्यू मिल रही थी, बट नाउ जब मैं यूज स्ट्रिक्ट मोड, स्ट्रिक्ट हो गया, अब मैंने स्ट्रिक्ट मोड ऑन कर ली, जो कि 2014 के ECMAScript में लॉन्च किया गया था, बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाया गया था। वो ये बोलता नहीं, अब मैं स्ट्रिक्ट हो चुका हूँ, जो है सो है। आपको या तो लेट लिखो या तो वैल लिखो या कॉन्स्ट लिखो, लेकिन कुछ ना कुछ वेरिएबल को डिक्लेयर करो, डेटा टाइप जरूर लिखो आप। एंड अगर अब मैं यहाँ पे वैल लिख दूँ या लेट लिख दूँ, भले ही स्ट्रिक्ट मोड मैंने लिखा हो तो भी मुझे आउटपुट आएगा विनोद करके। सो दिस इज योर स्ट्रिक्ट मोड। एंड इसको भी मैं गाइस आपको एकदम एंड में भी बताने वाला हूँ। एंड मैं वो इसलिए बता पा रहा हूँ अभी बहुत अच्छे से, क्योंकि गाइस ये जो वीडियो है इसको मैं वापस से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है मुझे। एंड आपको मैंने रीजन ऑलरेडी अपने बर्थडे के दिन बता दिया था, दैट्स वाई गाइस उस समय मैंने इसको बहुत हल्के में समझा दिया था। लेकिन आई होप ये वीडियो देख के अब आपको बहुत क्लियर पता चल गया होगा व्हाट इज यूज स्ट्रिक्ट मोड। एंड लास्ट में मैं जब इसको अगेन बता रहा हूँगा तब आप समझ जाना कि पहले भी मैंने इसको बताया था, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो नाउ अगेन वी आर बैक टू आवर एडवांस जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट, ठीक है। सो हमने सब कुछ पढ़ लिया, खाली अभी तक हमने ये दो चीज़ नहीं देखी है। एंड आई थिंक गाइस अब ये बहुत जरूरी कि हमें वो दो चीज़ को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड आई थिंक ऑलराइट गाइस, नाउ मैं यही सोच रहा था कहाँ गया रे, अभी तक आया नहीं। सो वी हैव अनदर वन इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। अभी तक हमने गाइस ये समझा ही नहीं कि क्या होता है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड व्हाट इज सिंक्रोनस, क्योंकि हम पढ़ते ही जा रहे खाली जावास्क्रिप्ट के बारे में, लेकिन हमें नहीं आइडिया तो क्या होता है ये। देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, आई थिंक मुझे बहुत ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने उसको ऑलरेडी ऊपर ही डिफाइन करके रख दिया था, ठीक है। तो गाइस मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन है, मैं इसको एज इट इज़ रखता हूँ, ठीक है। अब आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा व्हाट इज सिंक्रोनस वर्सेस एसिंक्रोनस। लेकिन फिर भी मैं आपको पहले ही डिफरेंस बता देता हूँ क्या होता है डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग मतलब अगर आप कोई दो काम एक साथ कर रहे हो तो जब तक आपका पहला काम खत्म नहीं हो जाता आप दूसरा काम नहीं कर सकते। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। भले ही पहले काम करने में फर्स्ट वर्क, अगर मुझे पहला काम करने में भले ही मुझे लगता हो 10 मिनट एंड मेरा जो दूसरा वर्क है अगर दूसरा काम करने में मुझे सिर्फ 5 सेकंड का काम लगेगा, लेकिन फिर भी बिकॉज ये क्यू में पहले आया तो जब तक ये 10 मिनट का काम कंप्लीट नहीं हो जाता मैं ये दूसरे काम को नहीं कर सकता। एंड दिस इज कॉल्ड योर सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग जो पहले चलते आ रहा था। एंड गाइस आफ्टर एजेक्स आपका वो एसिंक्रोनस बन गया था, ठीक है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा ये। तो आप समझ रहे हो गाइस ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी कि एक 5 सेकंड का काम के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है। समझ रहे हो, तो ये आपका सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग का ये प्रॉब्लम होता था। लेकिन आज के टाइम में वी हैव एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग जो ये बोलता है नहीं भाई, चाहे अब आपका 1 मिनट का काम हो या 2 मिनट का काम हो, इट डजंट मैटर, सारे काम 1 बाय 1 चलते ही रहेंगे। सिंपल मतलब फर्स्ट वर्क जो है अगर उसको 10 मिनट लग रहा है
एंड जो दूसरा वर्क करना है अगर उसको 5 सेकंड लगेगा तो गाइस 5 सेकंड वाला काम होके निकल जाएगा एंड ये काम चलता रहेगा। इट मीन्स कि अब रुकना नहीं पड़ेगा। तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एसिंक्रोनस मतलब अब जितने भी काम हो सब आराम से 1 बाय 1 चलता रहेगा, किसी को रुकना नहीं पड़ेगा। सिंक्रोनस में जब तक ये काम कंप्लीट नहीं हो जाता हमें रुकना पड़ता, एसिंक्रोनस में वैसा कुछ नहीं है। एंड एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का ही बहुत ऑसम मैं अगर आपको फीचर बताऊं एंड दैट इज आप देख सकते हो गाइस मेरा इंस्टाग्राम का पेज है विनोद थापा 55। अगर आप मुझे यहाँ पे भी फॉलो करोगे तो मुझे बहुत पसंद होगा, क्योंकि गाइस इसमें 10K फॉलोअर्स होने के बाद मैं अपने वीडियोस के लिंक या वो सब मैं यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ। फिलहाल यहाँ पे अगर लिंक पेस्ट कर दूंगा तो कोई काम का ही नहीं, खाली एक ही लिंक में शेयर कर पा रहा हूँ। तो ध्यान से देखो गाइस, दी मोमेंट अगर मैं पेज को स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे आप देखो ये जो मेरा आपको बार दिखाई दे रहा है गाइस, वर्टिकल बार, अगर मैं नीचे चलता हूँ तो गाइस ये देखो मैं कभी नीचे जा ही नहीं सकता। आई मीन समझ रहे हो, मुझे वो नीचे जो डेटा है वो ऑन द स्पॉट देखो आते जा रहा है, मुझे रुक ही नहीं रहा हो। ये है आपका एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की दी मोमेंट में इधर आया फटाक से मुझे दूसरा पार्ट आ गया। उसी तरीके से गाइस अगर आप किसी पोस्ट पे जाते हो, कमेंट करते हो या लाइक करते हो, ठीक है, तो वो सब आपका एसिंक्रोनस हो रहा है। बिकॉज उस कमेंट करने के लिए देखो, अगर सपोज ये मेरे बर्थडे पार्टी का था, ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे किसी ने कुछ भी यहाँ पे लिखा था, अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू सो मच अगर मैं लिखता हूँ, ये देखो मेरा ये जो वीडियो है वो चल ही रहा है, मैंने यहाँ पे कमेंट भी कर दिया है। इन सबको गाइस मैं हमेशा लाइक देता ही देता हूँ मैं, ठीक है, चलो ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो पार्ट है गाइस ये है आपका एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, मतलब मैं कमेंट भी कर रहा हूँ, मैं लाइक भी कर रहा हूँ, मेरा वीडियो भी सब एकदम आराम से सब एकदम मस्त चल रहा है, ठीक है। तो ये आपका एसिंक्रोनस है। एंड सिंक्रोनस मतलब 1 एट अ टाइम, कोई एक काम एक ही बार में होगा। लेकिन फिर भी मैं गाइस सिर्फ बोल के नहीं, आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने वाला हूँ। देखो तो गाइस आप देख सकते हो मैंने एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल रखा हुआ है यहाँ पे। मैं सबसे पहले फंक्शन 1 को कॉल कर रहा हूँ एंड देन मैंने उसको डिफाइन किया यूजिंग अ फैट एरो फंक्शन, जहाँ पे पहला ही लाइन पे मैं कंसोल डॉट लॉग करवा रहा हूँ जिसमें मुझे मिलेगा फंक्शन 1 इज कॉल्ड। उसके बाद मैं फंक्शन 2 को कॉल कर रहा हूँ, एक और फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ एंड उसको मैंने बाहर डिफाइन किया जहाँ पे मैं अगेन कंसोल डॉट लॉग करवा रहा हूँ एंड देन ठीक उसके नीचे मैं एक और बार कंसोल डॉट लॉग करवा रहा हूँ। तो अब हमें देखना है इसका आउटपुट क्या आता है एंड ये किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। सो CLS एंटर हिट करता हूँ एंड बूम गाइस सी फंक्शन 1 इज कॉल्ड, सिंपल, सॉरी ये वाला फंक्शन 1। उसके बाद जब हमने इस फंक्शन को कॉल किया, आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कैसे वो उस फंक्शन में गया, उसका जो कंसोल डॉट लॉग था उसने उसको हमें प्रिंट करवाया फंक्शन 2 इज कॉल्ड एंड देन फंक्शन 1 इज कॉल्ड अगेन, जो नीचे वाला पार्ट था। तो पहले ये हुआ, देन ये काम हुआ, देन ये वाला काम हुआ, समझ रहे हो, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है। ये होता है आपका एसिंक्रोनस। वहीं अगर सॉरी ये होता है आपका सिंक्रोनस, क्योंकि एक का एक के बाद एक काम हो रहा है। वहीं अगर मैं आपको गाइस बताऊं एसिंक्रोनस की मदद से तो क्या होता है, देखो अनकमेंट कर देता हूं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। देखो अगेन सेम फंक्शन 1 है, उसको मैंने यहाँ पे डिफाइन की, मैंने सेम वही है कंसोल डॉट लॉग, फंक्शन 2 को कॉल किया एंड देन अगेन कंसोल डॉट लॉग। बट दिस टाइम गाइस ये जो फंक्शन 2 है उसको मैंने थोड़े अलग तरीके से डिफाइन किया, बिकॉज अब मैं यूज़ करने जा रहा हूँ सेट टाइम आउट मेथड एंड ये जो है ये आपका एक एसिंक्रोनस मेथड है, ठीक है। एंड ये गाइस बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, ये भी विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर आता है। अब ये कैसे काम करता है देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, सेट टाइम आउट मैंने डिफाइन किया। अब जब फंक्शन 2 को मैं कॉल करूँगा ना, समझ रहे हो, फंक्शन 2 को जब मैं कॉल करूँगा तो वो इस फंक्शन पे जाएगा, वहाँ पे द मोमेंट उसने चेक किया कि पहले लाइन पे सेट टाइम आउट है, इसका मतलब ये कि अब उसको कम से कम कुछ ना कुछ समय तक रुकना पड़ेगा, जो भी हमने यहाँ पे मेंशन किया। एंड आप देख सकते हो मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 2000 मिली सेकेंड, इट मीन्स 2 सेकेंड के लिए मुझे वेट करना पड़ेगा एंड 2 सेकेंड के बाद ये जो फंक्शन जो भी है कंसोल डॉट लॉग उसको मैं करवा रहा हूँ। तो अब सोचने वाली बात ये है कि जब मैं इस तरीके से फंक्शन को रन करूँगा, ठीक है, तो मुझे ये पहला लाइन तो मुझे ऑब्वियसली मिलने वाला है, इसमें तो कुछ दोहराई नहीं है। लेकिन जब मैं फंक्शन 2 को कॉल कर रहा हूँ गाइस, उस समय क्या हो रहा है, सेट टाइम आउट, तो क्या वो 2 सेकंड के लिए रुकेगा, फिर मुझे ये वाला जो कंसोल डॉट लॉग वाला आउटपुट आके फिर 2 सेकंड के बाद मुझे इसका आउटपुट आएगा, या डायरेक्टली फंक्शन 2 को कॉल जाने के बाद उसने देखा अरे नहीं यार 2 सेकंड है, चलो इसको रहने दो, 2 सेकंड के बाद मैं कर दूंगा। लेकिन क्यों मैं 2 सेकंड वेस्ट करूं, 2 सेकंड में शायद हो सकता है कि इस फंक्शन 1 में कुछ और काम रह गया है जो मुझे करना है, तो वो मैं कर दूं। तो वो आपका कहलाता है एसिंक्रोनस, मतलब काम रुकना नहीं चाहिए भाई। अगर 2 सेकंड बोला तो ठीक है ना भाई, 2 सेकंड रुको, आप कौन रोकता है आपको, लेकिन जो बाकी के काम है वो मैं करते रहूंगा, ये आपका एसिंक्रोनस है। तो क्या वो यहाँ पे होगा या नहीं, चलिए फाइंड आउट करते हैं। देखो मैं CLS करता हूँ एंड बूम गाइस सी फंक्शन 1 इज कॉल्ड, फंक्शन 1 इज कॉल्ड अगेन एंड आफ्टर 2 सेकंड फंक्शन 2 इज कॉल्ड। फिर से ध्यान से देखो, 2 सेकंड, 1
दो। एंड देखो, तो ये होता है आपका एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, जहां एक काम चलते जा रहा है, दूसरा काम जब मर्जी होगा, जब उसका टाइम आएगा चलने का तब वो चलेगा। तो ये होता है आपका एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। एंड थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको दिखाया था गाइस अपना इंस्टाग्राम के थ्रू, कंट्रोल शिफ्ट